हेलो एवरीवन। हमारा पहला लेक्चर है लेक्चर 10 का पहला टॉपिक है वित्तीय समावेशन। तो जो वित्तीय समावेशन होता है इसका मतलब ये होता है कि जब समाज के जब हम वंचित वर्ग वो होते हैं जो कि शिक्षा के मामले में बहुत पिछड़े हुए होते हैं। तो उन वंचित वर्गों को जो है हमारी जो वित्तीय व्यवस्था रहती है उन वंचित वर्गों को हमारी वित्तीय व्यवस्था से जोड़ना ही हम वित्तीय समावेशन होता है। तो वित्तीय समावेशन में जो है इसके अंतर्गत जो सुदूर रूप से जो ग्रामीण क्षेत्र रहते हैं उनको भी शामिल किया जाता है, उन पर भी ध्यान दिया जाता है। तो सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों को भी इसमें इंक्लूड किया जाता है। सुदूर ग्रामीण क्षेत्र मतलब जो ग्रामीण क्षेत्र रहता है उससे हट कर जो है जो लोग निवास करते हैं, तो वैसे क्षेत्रों में जहाँ लोग निवास करते हैं जो कि शिक्षा के मामले वित्तीय शिक्षा के मामले में और वो जो है जो मूलभूत सुविधाएं रहती हैं वित्त से संबंधित उससे जो पिछड़े हुए होते हैं तो उनको भी शामिल किया जाता है। तो वित्तीय समावेशन का मतलब होता है ये एक प्रक्रिया होती है पूरी। तो ये एक प्रक्रिया के रूप में होती है और इसमें जो है समाज के वंचित वर्गों को हमारी वित्तीय व्यवस्था की जो मुख्य धारा होती है उसे जोड़ने का जो है प्रयास किया जाता है। एंड वित्तीय समावेशन से हमारे जो संसाधन होते हैं वो भी गतिशील हो जाते हैं, संसाधनों की गतिशीलता में वृद्धि हो जाती है वित्तीय समावेशन अगर होता है तो वित्तीय समावेशन के कुछ महत्वपूर्ण लाभ हो जाते हैं, महत्वपूर्ण लाभ हो जाते हैं। तो इसी जो संसाधन स्थिर रहते हैं वो गतिशील हो जाते हैं। संसाधनों को गतिशीलता कहने का मेरा अर्थ ये है कि जो सुदूर रूप से जो वंचित वर्ग रहते हैं उनके पास बैंक अकाउंट नहीं रहते हैं, तो उनके पास जो एक्स्ट्रा पैसे बचते हैं कुछ तो वो जो अपने घर में ही रखते हैं। तो घर में रखने की वजह से हम उससे जो है संसाधन स्थिर हो जाता है, तो उसी को हम कहते हैं कि संसाधन स्थिर है। अगर उन वंचित वर्गों को हमारी वित्तीय व्यवस्था से जोड़ दिया जाता है तो उनके पास भी बैंक अकाउंट हो जाएगा और वो जो है सोचेंगे कि जो उनके पास एक्स्ट्रा पैसे बच रहे हैं और नहीं भी बच रहे तो वो बचाना चाहेंगे ताकि वो जो है बैंक में रख कर जो है उस पर बैंक के द्वारा ब्याज प्राप्त कर सकें। तो एक तरह से वो जो है आय प्राप्त करेंगे ब्याज के रूप में बैंकों से। तो इसीलिए जो है इस वंचित वर्गों को मुख्य धारा से जोड़ने का कार्य किया जाता है। तो जो वित्तीय समावेशन है इसके द्वारा जो है लोगों को कुछ महत्वपूर्ण सुविधाएं प्रदान की जाती हैं, जैसे कि इससे लोगों को सुविधाएं ये दी जाती हैं कि जो लोगों की जो बचत करने की जो बचत होती है, बचत करने के लिए उनको आसान तरीके से जो बैंक खाते खोलने की सुविधा देता है ताकि उनके पास जो एक्स्ट्रा बचत पैसे बचते हैं वो उसको सुरक्षित रख सकें और आसान बैंक खाते खोलना आसान हो जाएगा तो लोग खोलना प्रेफर ज़्यादा करेंगे। तो एक ये सुविधा देता है और दूसरा ये सुविधा देता है कि जो बहुत ही सस्ती ब्याज दरों पर ये जो है बहुत ही सस्ती ब्याज दरों पर यह निम्न आय वर्ग वाले जो व्यक्ति होते हैं जिनकी आय कम होती है और उन लोगों को जो है सस्ती ब्याज दरों पर ऋण उपलब्ध कराता है। तो जो निम्न आय वर्ग वाले लोग होते हैं जब उनको पैसे की ज़रूरत पड़ती है अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति के लिए तो वो जो है तो वो जो है अगर ब्याज दर सस्ती रहेगी तो वो बैंकों से ऋण ले लेंगे। तो इस वजह से एक ये सुविधा देती है और इसके द्वारा जो है समाज के जो वंचित वर्ग हैं उनको जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं, मूलभूत सुविधाएं मतलब ये सुविधाएं जो हर व्यक्ति के पास होनी चाहिए। तो मूलभूत सुविधाएं में ये आ जाएगा जैसे कि बीमा, पेंशन, ऋण। तो ये सब जो है ये सब एक मूलभूत सुविधा है जो कि हर व्यक्ति को इसका लाभ उठाना चाहिए। तो इस वजह से जो ये सुविधाएं प्रदान करती है तो वित्तीय समावेशन जो है बहुत अधिक जो है सुविधा देता है अपने ग्राहकों को। तो ये जो है कई अर्थशास्त्रियों की मान्यता है कि हम जब तक वित्तीय समावेशन के लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाएंगे तब तक हम समावेशी विकास भी नहीं कर पाएंगे। समावेशी विकास का अर्थ ये होता है कि सबको सम्मिलित रूप से समान रूप से कोई भेदभाव नहीं, हर वर्ग के व्यक्ति को विकास हो, तो उसी को हम समावेशी विकास कहते हैं। तो जब तक हम वित्तीय समावेशन नहीं कर पाएंगे हम समावेशी विकास का भी लक्ष्य पूरा नहीं कर पाएंगे। तो इस वजह से जो है वित्तीय समावेशन में
समाज के वंचित वर्गों को जोड़ने के लिए जो प्राथमिकता दी जाती है। और जो है जो वित्तीय समावेशन है, इसका मुख्य कार्य यही होता है कि जो हमारी वितरण प्रणाली है उसमें जो है तेज़ी है, ताकि संसाधनों का वितरण जो है अधिक अच्छे ढंग से और खुले ढंग से और पारदर्शी ढंग से हो सके। तो इसीलिए जब तक हम वित्तीय समावेशन के लक्ष्य को पूरा नहीं करेंगे, तब तक हम समावेशी विकास नहीं करेंगे। जब तक हम समावेशी विकास नहीं करेंगे, तब तक हमारी अर्थव्यवस्था विकसित अर्थव्यवस्था नहीं हो पाएगी, हमारी अर्थव्यवस्था समृद्धि नहीं कर पाएगी। तो इसीलिए वित्तीय समावेशन बहुत अधिक महत्वपूर्ण जो एक जो है टॉपिक हो जाता है। तो वित्तीय समावेशन में जो है कई प्रकार के जो है क्षेत्रों को इसमें लक्षित किया जाता है, टारगेट किया जाता है कई वर्गों को। तो इन्हीं वर्गों को हम वंचित वर्ग मानते हैं, तो इन्हीं को जो टारगेट किया जाता है, जैसे कि सीमांत एवं भूमिहीन किसान एंड प्रवासी श्रमिक हो गए, समाज का कमजोर वर्ग हो गया। प्रवासी श्रमिक उन्हें कहते हैं जो एक क्षेत्र से, मतलब किसी गांव से वो रोजगार की तलाश में, श्रम की तलाश में किसी दूसरे क्षेत्र में जाते हैं, शहर में जाते हैं, तो उनको प्रवासी श्रमिक कहते हैं। तो प्रवासी श्रमिक, निम्न आय वर्ग वाले व्यक्ति, तो इन्हीं 4 प्रकार के जो है वर्गों को इसमें टारगेट किया जाता है, वित्तीय समावेशन में लक्षित किया जाता है। तो वित्तीय समावेशन के लक्ष्य को पूरा करने में जो है कई प्रकार की संस्थाएं भी जो हमारी सहायता करती हैं, मदद करती हैं। जैसे कि इसमें कई संस्थाओं की भूमिका रहती है, जैसे कि बैंकिंग संस्थाएं में आ जाएगा लघु वित्त बैंक, सहकारी बैंक, वाणिज्यिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, भुगतान बैंक, भारतीय डाक भुगतान बैंक। तो ये सब जो बैंक है, ये जो है ये जो है बैंकिंग संस्थाएं हैं जो कि वित्तीय समावेशन में जो है सहायता करती हैं। एंड बीमा कंपनियां हो गई, एनबीएफसी हो गई। एनबीएफसी एक प्रकार की कंपनी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है। तो एनबीएफसी के बारे में आगे बताऊंगी। तो ये जो संस्थाएं होती हैं, ये वित्तीय समावेशन को पूरा करने में जो हमारी सहायता करती हैं। एंड वित्तीय समावेशन का जो लाभ है, वित्तीय समावेशन का लाभ जो है समाज के बहुत वर्गों को मिलता है। जैसे कि इसका लाभ जो है ग्राहकों को, वित्तीय संस्थाओं को, सरकार एवं अर्थव्यवस्था को, और इसका लाभ जो है वित्तीय व्यवस्था को भी मिलता है। तो इसका लाभ को बारे में हम देखेंगे। तो इसका लाभ ग्राहकों को लाभ ये मिलता है कि ग्राहकों के जो बचत की जो प्रवृत्ति होती है उसको बढ़ावा मिलता है। तो ग्राहकों की बचत की प्रवृत्ति बढ़ती है। तो जब वित्तीय समावेशन होता है तो लोग अधिक पैसे बचाते हैं और बैंकों में रखते हैं। तो इस वजह से जो बचत की प्रवृत्ति में वृद्धि होती है। दूसरा लाभ ये होता है ग्राहकों को कि उनको जो है ब्याज के रूप में जो है आय प्राप्त हो रहा होता है। तो जो लोग जो होते हैं अपने पैसे जो बैंकों में रखते हैं, तो बैंक उनको वार्षिक आधार पर जो उस पर जो है ब्याज देता है। तो उन ब्याज से जो है वो एक आय का सृजन कर रहे होते हैं, आय कमा रहे होते हैं। तो इस वजह से जो लोग जो बैंकों में पैसे रखना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। एंड प्रेफर मतलब प्राथमिकता देते हैं। एंड तीसरा लाभ ये मिलता है कि जो हमारी दैनिक जीवन से संबंधित जो हमारी मूलभूत सुविधाएं होती हैं, वित्त से संबंधित हमारी जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं, जो कि हर व्यक्ति के पास होनी चाहिए, समाज के मूलभूत सुविधाएं में आ जाएगा बीमा, पेंशन, ऋण जमा। तो ये सब जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं, इन मूलभूत सुविधाओं की वजह से जो है उनका जीवन स्तर जो होता है वो ऊपर उठ जाता है। तो तीसरा लाभ ये मिलता है ग्राहकों को कि उनका जीवन स्तर ऊपर उठ जाता है। एंड दूसरा लाभ जो है इसका जो है लाभ जो वित्तीय संस्थाओं को मिलता है। इसका लाभ हमारे वित्तीय संस्थाओं को मिलता है। जैसे कि वित्तीय संस्थाओं को पहला लाभ ये मिलेगा कि उनकी साख सृजन करने की जो क्षमता होती है वो बढ़ जाती है। साख सृजन करने की क्षमता मतलब लोग जब अधिक पैसे बैंकों में रखते हैं, तो बैंकों का साख सृजन करने का माध्यम क्या होता है, वही पैसे जो लोग जमा करते हैं, तभी उन्हीं पैसों से बैंक जो है दूसरों को ऋण देने का कार्य करते हैं और उन ऋणों पर जो है वो ब्याज के रूप में आय प्राप्त करते हैं। तो ये अधिक से अधिक साख सृजन करते हैं बैंक। दूसरा ये होता है कि उनको अधिक से अधिक लाभ प्राप्त होता है। तो जब अधिक साख सृजन करते हैं बैंक, तो लोगों को अधिक ऋण देने में ऋण देते हैं, जिससे उनको ब्याज प्राप्त होता है और एक तरह से ब्याज उनका आय होता है। तो उनके जो लाभ प्राप्त होता है और उनके व्यापार में भी वृद्धि होती है।
तो बैंकों को ये लाभ वित्तीय संस्थाओं को ये लाभ हो गया। वित्तीय संस्थाओं मतलब बैंक दोनों सेम ही है। एंड तीसरा लाभ इसका जो है हमारी अर्थव्यवस्था कह लो या फिर सरकार कह लो, तो हमारी अर्थव्यवस्था या सरकार को मिलता है तीसरा लाभ। जिससे कि इसका लाभ ये मिलेगा कि जो हमारे संसाधन होते हैं, संसाधनों की गतिशीलता में वृद्धि हो जाती है, तो सरकार को ये लाभ मिलता है। एंड 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 जो है एक तो संसाधनों की गतिशीलता में वृद्धि हो जाती है, तो संसाधनों की गतिशील होना जो है हमारी अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा माना जाता है। तो हमारी संसाधनों को गतिशील करने के लिए ही सरकार ने 2016 में नोटबंदी किया था। नोटबंदी किए थे ताकि जो है संसाधन गतिशील हो पाए, क्योंकि उस समय संसाधन स्थिर हो गए थे। लोग अपने घरों में पैसे रख रहे थे, तो लोग अपने घरों में पैसे रख रहे थे, जिससे हमारी अर्थव्यवस्था वृद्धि नहीं कर पा रही थी। संसाधनों का स्थिर होना हमारी अर्थव्यवस्था के लिए बहुत खराब माना जाता है। तो इसी को देखते हुए सरकार ने नोटबंदी की, ताकि जो लोग अपने पैसे जो है बैंक अकाउंट में रखें। तो इस वजह से जो है संसाधनों को गतिशील करने के लिए सरकार ने 2016 में नोटबंदी किया था, और उसका कुछ उद्देश्य नहीं था। तो इस वजह से और दूसरा है तो कि बचत दर में वृद्धि होती है, जिससे हम अधिक से अधिक निवेश कर पाते हैं। तो बचत में वृद्धि करके निवेश में वृद्धि हो जाती है, उत्पादन और रोजगार में वृद्धि होती है। जब वित्तीय समावेशन होता है तो उत्पादन अधिक होता है तो लोगों को अधिक रोजगार मिलता है। एंड जो कल्याणकारी योजनाएं होती हैं जो कि सरकार द्वारा लाई जाती हैं, उन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ जो है जिस लाभार्थी तक पहुंचाने के लिए सरकार ने वो योजना लाई है, उस लाभार्थी तक वो योजनाएं पहुंच जाती हैं। एंड जो वितरण प्रणाली होती है, हमारे संसाधनों की वितरण जो प्रणाली होती है, उसमें बहुत अधिक खुलापन आ जाता है, पारदर्शिता आ जाती है। तो संसाधनों के वितरण में पारदर्शिता लाने में जो है वित्तीय समावेशन एक बहुत कारगर जो है माध्यम होता है, जिससे समाज का कोई वर्ग जो है इससे वंचित नहीं रह जाता है। समाज जो संसाधनों का वितरण जो अधिक पारदर्शी ढंग से और हर व्यक्ति तक पहुंच जाता है। एंड जो इसमें अनावश्यक खर्च होता है, सरकार जो कभी कभी अनावश्यक खर्च करती है, उसमें जो है कटौती होती है। तो वित्तीय समावेशन का लाभ हमारी अर्थव्यवस्था पर भी पड़ता है। एंड इसका लाभ जो है हमारी वित्तीय जो व्यवस्था होती है, वित्तीय व्यवस्था पर भी पड़ता है, हमारे फाइनेंशियल सिस्टम पर भी पड़ता है। तो जो वित्तीय व्यवस्था है, इसमें पहला लाभ ये मिलता है हमारी वित्तीय व्यवस्था को कि जो असंगठित मुद्रा बाजार है उसका संकुचन हो जाता है। असंगठित मुद्रा बाजार मैंने बताया था मुद्रा बाजार वाले चैप्टर में कि असंगठित मुद्रा बाजार वो होता है जो हमारी पहले की जो अर्थव्यवस्था थी, असंगठित मुद्रा बाजार पर ज़्यादा आश्रित थी। तो जैसे कि हमारी जो पहले की अर्थव्यवस्था थी, जैसे कि जो सेठ और साहूकार होते थे गांव में, लोग जो है जमींदार जो होते थे उनसे जो है ज़्यादा ऋण लेते थे लोग, क्योंकि उसमें बैंक अकाउंट्स नहीं थे और उन सेठ और साहूकारों के पास कोई निश्चित नियम और कानून और प्रक्रिया नहीं थी। वो जो है अपने लाभ को देखकर मौखिक आधार पर जो है ब्याज वसूलते थे, ब्याज लेते थे। तो इस वजह से वो असंगठित मुद्रा बाजार था। और संगठित मुद्रा बाजार और दूसरा लाभ ये होता है हमारी वित्तीय व्यवस्था को कि संगठित मुद्रा बाजार में जो है वृद्धि होती है, और जो है असंगठित मुद्रा बाजार संगठित मुद्रा बाजार, जैसे कि हमारी भारतीय बैंकिंग व्यवस्था जो है वो संगठित मुद्रा बाजार है, क्योंकि उसमें एक निश्चित नियम प्रक्रिया है, जिस नियम प्रक्रिया के तहत जो है ग्राहकों को ऋण दिया जाता है और उनके जमा को लिया जाता है। तो इस वजह से ये जो है संगठित मुद्रा बाजार, हमारी भारतीय बैंकिंग व्यवस्था एक संगठित मुद्रा बाजार है। एंड तो दूसरा लाभ ये होता है कि संगठित मुद्रा बाजार के माध्यम से जो लोगों को बहुत ही सस्ती ब्याज दरों पर जो है ऋण उपलब्ध कराया जाता है। तो वित्तीय समावेशन के जरिए जो है सस्ती ब्याज दरों पर लोगों को ऋण उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाता है। एंड नेक्स्ट है वित्तीय समावेशन का मापन कैसे किया जाता है। तो वित्तीय समावेशन का मापन करने का अर्थ ये है कि वित्तीय समावेशन को मापने के लिए यही मापा जाता है कि वित्तीय व्यवस्था हमारी जो वित्तीय व्यवस्था होती है उसमें वंचित वर्गों की भूमिका कितनी है। तो वंचित वर्गों की भूमिका को ही देखा जाता है मापते समय। तो यही देखा जाता है जब हमारी वित्तीय व्यवस्था में वंचित वर्गों की भूमिका में वृद्धि होती है, तो भागीदारी में वृद्धि होती है, तो उससे हम जान पाते हैं कि हमारी वित्तीय व्यवस्था का विस्तार हो रहा है। वरना अगर हमारी वित्तीय व्यवस्था में
वित्तीय समावेशन का विस्तार। और अगर हमें वित्तीय समावेशन अगर हमारे वित्तीय व्यवस्था में वंचित वर्गों की भूमिका नहीं हो पा रही है तो हम उसे जान चाहते हैं कि हमारे वित्तीय समावेशन जो है स्थिर है या फिर संकुचित हो रहा है। तो इसी को देखते हुए आरबीआई ने हर वर्ष वित्तीय समावेशन सूचकांक जारी करना शुरू किया, ताकि जो है हम वित्तीय समावेशन किस हद तक पूरा हो पाया है एंड उसके सुधार के लिए क्या हमें आवश्यकता है, ताकि हम इसको समझ पाएँ, एनालिसिस कर पाएँ, विश्लेषण कर पाएँ। इस वजह से आरबीआई ने ये लाया। इस वजह से आरबीआई ने वित्तीय समावेशन सूचकांक जारी करना शुरू किया। एंड जो वित्तीय समावेशन है इसके भी मार्ग में कई चुनौतियां हमें देखने को मिलती हैं। पहला तो चुनौती ये है कि अत्यधिक जनसंख्या होने की वजह से वित्तीय समावेशन का लक्ष्य को पूरा करने में बहुत अधिक जो है चुनौतियां आती हैं, क्योंकि इतनी अधिक भारत की जनसंख्या है और इसमें वंचित वर्गों को ढूंढना, उनको वित्तीय व्यवस्था से जोड़ना काफ़ी चुनौतीपूर्ण हो जाता है। एंड दूसरा है दूसरा जो है वित्तीय साक्षरता का अभाव। तो वित्तीय साक्षरता का जो है हमें कमी उन क्षेत्रों में देखने को मिलती है। तो वित्तीय साक्षरता के अभाव की वजह से ही लोग जो है हमारी वित्तीय व्यवस्था से जुड़ नहीं पाते हैं। एंड वित्तीय समावेशन का जो है जटिल प्रक्रिया की वजह से भी जो है इसमें चुनौती देखने को मिलती है, क्योंकि इसकी प्रक्रिया बहुत जटिल है। क्योंकि इसमें जो है वैसे लोगों को जो है हमारी वित्तीय व्यवस्था से जोड़ने के लिए हमें अधिक जो है वित्तीय संस्थाओं की ज़रूरत पड़ती है, जिनकी मदद से हम इसके लक्ष्य को पूरा कर पाएँ। तो इस वजह से जो है इसकी बहुत जटिल प्रक्रिया है। एंड नेक्स्ट है कि जो सुदूर रूप से ग्रामीण क्षेत्र होते हैं उनमें आधारभूत संरचना का अभाव देखा जाता है। आधारभूत संरचना का अर्थ ये है कि उनमें जो उन क्षेत्रों में जो है वित्तीय साक्षरता, मूलभूत सुविधाएं, मतलब उन लोगों को कुछ चीज़ का जो है बहुत पिछड़े हुए लोग होते हैं। तो ये जो है कुछ चुनौतियाँ जो है हमारे वित्तीय समावेशन के मार्ग में हमें देखने को मिलती हैं। एंड लेकिन इन चुनौतियों को देखते हुए भारत में जो है वित्तीय समावेशन के लिए कुछ प्रयास भी किए गए हैं और किए जाते हैं। जैसे कि पहला प्रयास ये है कि 2014 में प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री जनधन योजना को लाया। प्रधानमंत्री जनधन योजना को लाने का सरकार का उद्देश्य यही था कि वित्तीय समावेशन को बढ़ाया जा सके। तो इस योजना का मुख्य लक्ष्य यही था कि अधिक से अधिक बैंक अकाउंट खोले जाएं जीरो बैलेंस पे। तो इस वजह से बहुत अधिक संख्या में जो है लगभग 200 करोड़ से 200 करोड़ तक के जो है नागरिक जो है वो इससे जुड़े। इतना संख्या में जो है नागरिक बैंक अकाउंट खोला। तो इस वजह से जो है जनधन योजना का उद्देश्य ये था सरकार का कि वित्तीय समावेशन को बढ़ाया जा सके। एंड दूसरा प्रयास ये किया जाता है कि आरबीआई द्वारा जो नए नए बैंकों को लाइसेंस दिया जाता है, क्योंकि जब नए नए बैंकों को आरबीआई लाइसेंस देगा तो अधिक बैंकों की अधिक संख्या की वजह से जो है इसका जो कार्य है वित्तीय समावेशन का वो थोड़ा तीव्र गति से हो जाएगा। एंड तीसरा प्रयास ये किया जाता है कि वित्तीय साक्षरता और वित्तीय शिक्षा नीति का जो है वित्तीय शिक्षा नीति को अधिक उचित ढंग से जो है लाने के लिए और उनको उचित ढंग से लागू करने का प्रयास किया जाता है। तो ये जो हमें वित्तीय समावेशन के बारे में पढ़ा डिटेल्स में। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है प्राथमिकता क्षेत्र उधारी। प्राथमिकता क्षेत्र उधारी क्या होता है? तो जो हमारे अर्थव्यवस्था में जो ऐसे क्षेत्र होते हैं कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं कहीं कहीं जो कि वित्तीय जो आधारभूत हमारी संरचना होती है उस वित्तीय आधारभूत संरचना से वो जो है काफ़ी पिछड़े हुए होते हैं। तो वैसे क्षेत्रों में उनको पर्याप्त मात्रा में उनकी आवश्यकता के अनुसार उनको जो साख सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं जो कि उनको मिलने चाहिए। तो इन्हीं सब समस्याओं को देखते हुए जो है उस क्षेत्र में जो है आर्थिक असमानता में वृद्धि हो जाती है। आर्थिक असमानता में वृद्धि होने की वजह से हमारी अर्थव्यवस्था जो है वो वृद्धि नहीं कर पाती है, समृद्धि नहीं कर पाती है, जिससे हम समावेशी विकास भी नहीं कर पाते हैं। तो इन सभी समस्याओं को देखते हुए उन क्षेत्रों के लिए
जो कि आधारभूत संरचना के अभाव से ग्रस्त हैं, उन क्षेत्रों के लिए हम जो है उन क्षेत्रों के लिए आरबीआई के द्वारा उन क्षेत्रों के कल्याण के लिए, समाधान के लिए आरबीआई के द्वारा जो वित्तीय प्राथमिकता क्षेत्र उधारी दर की शुरुआत की। तो प्राथमिकता क्षेत्र उधारी दर में ये है कि जो हमारे बैंक होते हैं, हर बैंक मतलब प्रत्येक अनुसूचित वाणिज्यिक जो बैंक होते हैं हमारे, उनको जो है अपने ऋण का मतलब जो बैंक ऋण देते हैं उनको ऋण का अपने 40% हिस्सा जो है प्राथमिकता क्षेत्र में उधार देना अनिवार्य कर दिया गया। तो उनको जो है 40% से जो है प्राथमिक क्षेत्र में उधार देना जरूरी है। तो इस वजह से लेकिन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और लघु वित्त बैंकों के लिए मात्रा जो है न्यूनतम 75% की रखी गई है। तो प्राथमिकता क्षेत्र के अंतर्गत जो है कई समूह और कई वर्ग शामिल हो जाते हैं जिन्हीं को जो है ऋण देना अनिवार्य है इन संस्थाओं को। जैसे कि पहला तो है कृषि क्षेत्र एक जो है प्राथमिक क्षेत्र है। कृषि क्षेत्र सीमांत एवं लघु किसान, सूक्ष्म उद्यम हो गया, समाज का कमजोर वर्ग हो गया, शिक्षा पर ऋण हो गया, आवास पर ऋण हो गया, नवीनीकृत ऊर्जा पर ऋण हो गया, उद्यमशीलता हो गया। तो ये सब जो है प्राथमिक क्षेत्र है। इन्हीं सभी क्षेत्रों को जो है ऋण देना 40% हिस्सा, 75% जो है बैंकों के लिए ऋण देना अनिवार्य कर दिया गया। लेकिन इन्हीं सभी समस्याओं को देखते हुए कारण जो बैंक जो है अपने उनके जो मूलभूत वाणिज्यिक जो उद्देश्य होते थे वो पूरा नहीं कर पा रहे थे। तो आरबीआई ने इन्हीं सभी समस्याओं को देखते हुए आरबीआई ने जो प्राथमिकता क्षेत्र उधारी दर सर्टिफिकेट की शुरुआत की। तो प्राथमिकता क्षेत्र उधारी दर सर्टिफिकेट का मतलब ये है कि वे बैंक जिन्होंने अपने प्राथमिकता क्षेत्र में उधार देने का लक्ष्य पूरा नहीं किया है, वो इस सर्टिफिकेट को खरीद कर जो इस लक्ष्य को पूरा कर सकते हैं। एंड जो बैंक प्राथमिकता क्षेत्र में उधार देने के लक्ष्य से अधिक दे दिए हैं, मतलब 40% ना देने की वजह से वो किसी बैंक ने 60% जो है प्राथमिकता क्षेत्र में उधार दे दिया है, तो जो 20% एक्स्ट्रा उसने उधार दिया है उस 20% का वो सर्टिफिकेट जारी कर सकता है, जो कि सर्टिफिकेट आरबीआई के माध्यम से ही जारी किया जाता है। तो उस सर्टिफिकेट 20% का सर्टिफिकेट जो जारी करेगा वो जिस बैंक ने अपने लक्ष्य को पूरा नहीं किया है प्राथमिकता से उधार देने का, वो इस सर्टिफिकेट को खरीद कर अपने लक्ष्य को पूरा कर लेगा। तो इस वजह से आरबीआई के द्वारा जो इस प्रकार की जो है योजनाएं समाधान प्रस्तुत किए जाते हैं ताकि हमारी अर्थव्यवस्था का जो समृद्धि करने की जो दर है वो धीमी ना पड़ जाए। तो एंड नेक्स्ट है एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। तो ये जो एनबीएफसीज होती हैं ये भी कंपनियां होती हैं जो कि बैंक का कार्य तो नहीं करती हैं, लेकिन ये जो लोगों को जो है सुविधाएं देती हैं, लेकिन ये ग्राहकों को जो है वित्तीय जो सुविधाएं होती हैं जो कि बैंकों के द्वारा ही दिए जाती हैं। तो ये जो है बैंक का कार्य तो नहीं करती हैं, लेकिन लोगों को वित्तीय सुविधाएं देती हैं ग्राहकों को, तो इसलिए हम इनको एनबीएफसी कहते हैं। तो आरबीआई के अनुसार ये मान्यता है कि एनबीएफसी जो कंपनियां होती हैं वो कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत जो है कार्य करती हैं। एंड इनका जो कार्य होता है ऋण, बीमा, व्यापार, प्रतिभूतियों का अधिग्रहण, चिट फंड जारी करना आदि कार्यों में जो है ये संलग्न होती हैं, शामिल होती हैं। तो इन्हीं सभी कार्यों को जो कंपनियां करती हैं हम उनको एनबीएफसीज कहते हैं। लेकिन इसमें वे कंपनियां शामिल नहीं होती हैं जिनका मुख्य व्यापार कह लो या फिर कार्य कह लो, कृषि क्षेत्र हो गया, उद्योग हो गया, वस्तुओं का क्रय विक्रय से संबंधित हो गया। तो ये सभी जो कार्य जो बैंक करते हैं वो एनबीएफसी कंपनियां नहीं होती हैं। तो ये जो कंपनियां होती हैं इनका जो नियमन होता है, एनबीएफसीज का जो नियमन होता है आरबीआई के द्वारा ही किया जाता है, और इन पर जो क्षेत्रीय नियामक होते हैं उनके जो दिशा निर्देश होते हैं वो भी इन पर लागू होते हैं। तो एनबीएफसी के पास अगर कभी पैसे नहीं होते हैं तो ये कंपनियां वाणिज्यिक बैंकों से उधार लेती हैं और उधार लेकर जो है ग्राहकों को वित्तीय सुविधाएं देती हैं। तो इस वजह से जो है ये जो एनबीएफसी जो है होती हैं ये एक तरह से जो है अप्रत्यक्ष तरीके से, अप्रत्यक्ष ढंग से ग्राहकों को सुविधाएं दे रही होती हैं। एनबीएफसीज की भूमिका क्या होती है, तो यह जो है मांग जमा को स्वीकार नहीं कर पाती हैं, नहीं कर सकती हैं डिमांड डिपॉजिट को, या चेक जारी भी नहीं कर सकती हैं। एंड
ये जो जमा बीमा योजना होती है हमारी, वह भी एनबीएफसी पर लागू नहीं होता है। तो एनबीएफसी जो होती हैं यह केवल हमारे वित्तीय समावेशन में ही सहायता नहीं करती हैं, बल्कि ये जो है एक शैडो बैंकिंग का कार्य करती हैं। शैडो बैंकिंग के माध्यम से ये जो है सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में जो है साख सुविधाएं देने में जो है ये सहायता करती हैं। मैंने शैडो बैंकिंग के बारे में बताया था कि शैडो बैंकिंग वे बैंक होते हैं जो कि बैंक का कार्य तो नहीं करते हैं, लेकिन ग्राहकों को वित्तीय सुविधाएं प्रदान करते हैं, तो उन्हीं को हम शैडो बैंकिंग कहते हैं। तो एनबीएफसी जो होती हैं वो दो प्रकार की होती है, एक एनबीएफसी डिपॉजिट होता है, एक एनबीएफसी नॉन डिपॉजिट होता है। तो एनबीएफसी जो होती हैं एनबीएफसी P2P, एनबीएफसी P2P जो है एनबीएफसी P2P इसमें एनबीएफसी P2P में इसमें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का यूज किया जाता है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से इसमें जो एक व्यक्ति जो होता है वो कई अन्य व्यक्तियों से जो है ऋण ले सकता है, लेकिन वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से इसमें ऋण लिया जाता है और दिया जाता है। तो इसी को हम जो है P2P, पीयर टू पीयर उधारी दर कहते हैं। तो यह जो होती है ये एक असुरक्षित ऋण होता है। इसमें इसको हम सुरक्षित ऋण की कैटेगरी में नहीं लाते हैं, क्योंकि जो है इसमें इसमें जो है सुरक्षा के मामले में जो है यह सही नहीं रहता है। तो इसी को जो है इसके अंतर्गत, क्योंकि इसके अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफार्मों और ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफार्मों का यूज करके जो है इसमें ऋण को दिया जाता है, लिया जाता है। इसलिए इसमें जो है जो व्यक्ति ऋण देगा उसको वो ऋण मिलेगा नहीं मिलेगा इसकी सुरक्षा की गारंटी नहीं रहती है। इस वजह से हम इसको असुरक्षित ऋण कहते हैं। तो एनबीएफसी P2P की विशेषताएं क्या होती हैं? तो इसकी विशेषताएं क्या होती हैं? एनबीएफसी की विशेषताएं ये होती हैं कि इसमें जो ऋण पर जो इसमें ब्याज लिया जाता है वो ब्याज क्या होनी चाहिए, इसका जो निर्धारण होता है, इसको निर्धारित करने का जो कार्य होता है, जो ऋण लेने वाला व्यक्ति होता है और जो ऋण देने वाला होता है, वो दोनों जो है आपसी सहमति के माध्यम से उस ब्याज दर को तय करते हैं। एंड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के द्वारा जो है ऋणी और ऋणदाता जो होते हैं, ऋणदाता से जो है शुल्क लेता है। तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से ही ऋण दिया जाता है। एंड एनबीएफसी जो P2P है इसमें जो है जनता के द्वारा जो है जमा नहीं स्वीकार किया जाता है, सिर्फ ऋण ही दिया जाता है। ऋण देने का ये प्लेटफॉर्म होता है। एंड ये जो है जो संस्था होती है ऋणदाता को, ऋण देने वाले व्यक्ति को उसके ऋण को वसूलने संबंधी कोई गारंटी नहीं प्रदान करती है। हम इसलिए जो इसको असुरक्षित ऋण मानते हैं। एंड धन का स्थानांतरण जो होता है इसमें जो है बैंकिंग प्रक्रिया के तरह ही, बैंकिंग प्रक्रिया के जैसे ही इसमें धन का जो है आवागमन होता है। एंड जो इसमें ऋण की जो अवधि होती है 36 महीने की होती है। एंड किसी एक ऋणदाता द्वारा अधिकतम कुल 50 लाख रुपए तक जो है ऋण दिया जा सकता है। एंड किसी एक ऋण लेने वाले व्यक्ति द्वारा विभिन्न ऋणदाताओं द्वारा अधिक से अधिक जो है 10 लाख रुपए तक का जो है लोन ले सकता है। तो ये जो है एनबीएफसी P2P की विशेषताएं हैं। नेक्स्ट है एनबीएफसी अकाउंट एग्रीगेटर। यह जो है इसका मतलब यह है कि यदि किसी व्यक्ति को वित्तीय संस्था से सुरक्षित तरीके से और डिजिटल तरीके से जब ऋण की ज़रूरत पड़ती है, आवश्यकता होती है, तो जो वित्तीय संस्था होती है उस व्यक्ति से जो उसकी जो वित्तीय जानकारियाँ होती है उसको लेती है। तो और एनबीएफसी अकाउंट एग्रीगेटर जो है एक सुरक्षित तरीके से, सुरक्षित ढंग से उस व्यक्ति को जो है एक डिजिटल रूप में जो है उस व्यक्ति को वित्तीय जानकारियाँ उस वित्तीय संस्था को उपलब्ध कराती है, जो कि उसको एक सुरक्षित और डिजिटल तरीके से ऋण देगी। तो इसकी विशेषताएं ये होती है कि यह कंपनी जो है उस ग्राहक की वित्तीय जानकारी को उसकी सहमति से ही जो है उस वित्तीय संस्था को साझा करती है। एंड यह संस्था उस व्यक्ति के डाटा को पढ़ और लिख भी नहीं सकता है, क्योंकि यह जो डाटा होता है, जो व्यक्ति उस एनबीएफसी अकाउंट एग्रीगेटर को डाटा देता है, अपने वित्तीय डाटा जो देता है, वो एंड टू एंड एनक्रिप्टेड होता है, बहुत सुरक्षित होता है।
पूर्णतः सुरक्षित होता है। एंड इसके अंतर्गत जो है ग्राहक के जो वित्तीय जो उसकी जो जानकारियाँ होती हैं, जैसे कि उसके टैक्स संबंधी कोई डाटा हो गया, बीमा संबंधी जानकारियाँ हो गई, पेंशन संबंधी डाटा हो गया, वो सब डाटा जो उसमें शामिल होते हैं। तो इसीलिए जो एंड टू एंड एनक्रिप्टेड होता है। तो एनबीएफसी जो है, एनबीएफसी के नियमन में जो है इसके नियम में जो सुधार किए गए। तो आरबीआई ने एनबीएफसी के जो नियमन में 4 स्तरों पर जो सुधार किया, एक 4 स्तरीय जो नियामकीय ढांचा तैयार किया, जिसका उद्देश्य ये था कि जो उपभोक्ताएं होते हैं उनके संरक्षण किया जा सके और वित्तीय स्थिरता को जो है हमारी जो वित्तीय स्थिरता होती है उसको अधिक ढंग से जो है बैठाया जा सके, अधिक ढंग से चलायमान किया जा सके। एंड जो आरबीआई है, आरबीआई ने ये जो वर्गीकरण है, जैसे कि बेस लेयर, मिडल लेयर, अपर लेयर, टॉप लेयर, तो रिस्क के आधार पर जो है आरबीआई इनको कैटेगराइज करता है। तो एनबीएफसी में जो रिस्क होता है उसके आधार पर आरबीआई ने यह वर्गीकरण लाया। एंड इसमें जो है सिस्टमेटिकली नॉन इम्पोर्टेंट जो है एनबीएफसी को जो है बेस लेयर में रखा जाता है। जो एकदम इम्पोर्टेंट नहीं होती, आवश्यक नहीं होती, उनको बेस लेयर में रखा जाता है। जैसे जैसे लेयर में जो है वृद्धि होती है, जैसे जैसे रिस्क में वृद्धि होता है, उससे उससे जो है आरबीआई जो है उनको मिडल, अपर, टॉप में रखता है। तो इस वजह से जो है जैसे जैसे जो है रिस्क में वृद्धि होती है एनबीएफसी में, आरबीआई के जो नियम होते हैं उन एनबीएफसी पे कठोर हो जाते हैं। तो इसीलिए ताकि एनबीएफसी के नियमन में सुधार किया जा सके, नियमन को अधिक सख्त बनाया जा सके, इस वजह से आरबीआई ने इनके में सुधार किया। तो नेक्स्ट है हमारा जो टॉपिक है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, एनपीए, गैर निष्पादनकारी परिसंपत्तियाँ। तो एनपीए जो है गैर निष्पादनकारी जो परिसंपत्तियाँ हैं एनपीए, इसमें जो है जब बैंक द्वारा जो ग्राहकों को ऋण दिया जाता है तो अगर उस ऋण की जो अवधि होती है, अगर उसका भुगतान जो है 90 दिन या फिर उससे अधिक अवधि तक भी ना किया गया हो तो वो जो है एनपीए कहलाता है। तो उसी को हम एनपीए कहते हैं अगर ऋण का भुगतान 90 दिन तक भी ना किया गया हो। तो जैसे कि हम जैसे किस्त की जो राशि होती है लोन लेने की, उसका भुगतान 90 दिन या फिर उससे अधिक अवधि तक ना किया गया हो तो हम इसको एनपीए कहते हैं। एंड दूसरा ये है कि जो कृषि क्षेत्र होता है, कृषि क्षेत्र में अल्पकालिक जो फसल होता है उनका, अल्पकालिक फसल मतलब 3 महीने से 6 महीने तक की फसल। तो अल्पकालिक फसल पे के लिए लिया गया कृषकों के द्वारा ऋण, अगर उसका भुगतान उन्होंने 2 फसली मौसम तक भी ना किया गया हो तो उसे जो एनपीए की स्थिति हम कहेंगे। और अगर कृषि क्षेत्र में जो है दीर्घकालिक फसल के लिए लिया गया ऋण अगर और उसका 1 फसली मौसम तक भी उसका भुगतान ना किया गया हो तो इसको एनपीए कहते हैं, एनपीए की स्थिति होती है। एंड ओवरड्राफ्ट एंड कैश क्रेडिट की जो स्थिति होती है, इसमें यदि ग्राहक की खाता 90 दिन या फिर उससे अधिक दिन तक अगर वो असक्रिय की स्थिति में रहता है तो इसको हम एनपीए कहते हैं। तो जो एसेट्स होते हैं, परिसंपत्तियाँ होती हैं, वो 4 प्रकार की होती हैं। एक निष्क्रिय एसेट होता है, दूसरा निष्पादक एसेट और तीसरा गैर निष्पादक एसेट्स। तो जो आरबीआई है, आरबीआई द्वारा जो है जो अकाउंट होते हैं, ग्राहकों के जो अकाउंट्स होते हैं जो लोन लेते हैं, उनके अकाउंट्स को एनपीए बनने के पहले ही उन पर जो है एक दबाव डालता है, प्रेशर डालता है, ताकि उस प्रेशर के आधार को पहचानने के लिए जो उसने स्पेशल मेंशन अकाउंट को जो है 3 श्रेणियों में देता है। मतलब उनके अकाउंट को स्पेशल मेंशन अकाउंट में कैटेगराइज करने की जो है नियम की शुरुआत किया। तो स्पेशल मेंशन अकाउंट 0 में, ताकि जो है उन लोगों को जो है एनपी बनने से पहले ही उन पर दबाव डाला जा सके ताकि वो जो है ऋण अपने चुका दें, ताकि एनपी ना बन पाए। तो स्पेशल मेंशन अकाउंट 0 में इसमें मूलधन और ब्याज की जो है 30 दिन हो गए हों, ऋण लिए ग्राहक को 30 दिन हो गए हों, तो अगर 30 दिन हो गए हैं तो 30 दिन के बाद जो है उसको मेंशन किया जाएगा उस अकाउंट को। दूसरा है स्पेशल मेंशन अकाउंट फर्स्ट में, इसमें जो है ऋण की जो अवधि होती है
वो 30 से 60 दिन के बीच की हो गई हो तो फिर उसको मेंशन किया जाएगा उस अकाउंट को। एंड तीसरा जो स्पेशल मेंशन अकाउंट सेकेंड में, इसमें 60 से 90 दिन से पहले 60 से 90 दिन अगर के बीच में की अवधि में जो है उस अकाउंट को मेंशन किया जाएगा, ताकि जो है उसको तीन बार जो है मेंशन करने की वजह से वो जो है ग्राहक ताकि अपना ऋण चुका दे, ताकि बैंकों के एनपीए में वृद्धि ना हो सके। तो इसलिए जो है आरबीआई के द्वारा जो है इस प्रकार की जो है तो एनपीए के जो है कारण कौन कौन से हैं। तो एनपीए बनने के कारण ये है कि पहला कृषि क्षेत्र में अनिश्चितता के कारण एनपीए में वृद्धि होती है। जैसे कि कृषि क्षेत्र में जो है जब अनिश्चितता में वृद्धि होती है, जैसे कि किसानों की फसल खराब हो जाती है, तो किसानों को जो है उनकी फसल का जो उचित रूप से लाभ नहीं मिल पाता है, जिसका वो जो है अनुमान लगाए रहते हैं कि हमें इस फसल से इतना लाभ मिलेगा तो हम ऋण चुका देंगे, तो वैसा नहीं हो पाता है। तो उसी अनिश्चितता के कारण बैंकों के एनपीए में वृद्धि हो जाती है। दूसरा ये है कि औद्योगिक समृद्धि दर में जो है कमी। तो औद्योगिक उत्पादन में जब कमी हो जाती है तो उसके कारण उद्योगों का जो आय जो होता है वो घटने लगता है। आय घटने की वजह से जो है परिणाम स्वरूप इसके बैंकों के एनपीए में वृद्धि हो जाता है। तो बैंकों के एनपीए में वृद्धि इसीलिए होता है। तो जो एक आर्थिक औद्योगिक इकाइयाँ होती हैं उनके जो है बहुत खराब बैलेंस शीट के कारण बैंकों के बीच जो है स्थिति खराब होने लगती है। इससे जो है ट्विन बैलेंस शीट की जो समस्या होती है वो हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट जो सार्वजनिक क्षेत्र के जो बैंक होते हैं उनमें उनका जो है प्रबंधन खराब हो जाता है, तो उनकी जो प्रक्रिया होती है वो गड़बड़ा जाती है, बिगड़ जाती है। तो उस खराब प्रबंधन के कारण जो है उनकी परिसंपत्तियाँ होती हैं, जो उनकी गुणवत्ता का जो उचित ढंग से जो है उसका मूल्यांकन नहीं हो पाता है। इससे बैंकों के एनपीए में वृद्धि हो जाती है। एंड किसानों को कभी कभी जो है सरकार के द्वारा उनके ऋण को माफ़ कर दिया जाता है। तो इस हिस्से में किसानों को जो है अतार्किक ऋण माफ़ी के कारण उनमें जो लोन न चुकाने की जो भावना होती है वो बढ़ जाती है कि ठीक है, अगर हम लोन नहीं चुकाएंगे तो हमारा ऋण माफ़ हो जाएगा। तो इस वजह से भी बैंकों के एनपीए में वृद्धि होती है। तो ये अच्छा नहीं है। किसानों के ऋण को माफ़ नहीं करना चाहिए, कभी कभी माफ़ कर दो, लेकिन इससे जो है उनमें लोन न चुकाने की प्रवृत्ति बढ़ जाएगी। इस वजह से बैंकों के एनपीए में वृद्धि हो जाती है। एंड नेक्स्ट है लोक लुभावन ऋण जो होता है या फिर वैश्विक मंदी जो होता है, इन सभी के कारण भी बैंकों के एनपीए में वृद्धि हो जाए। जैसे कि कोविड-19 जो महामारी आई थी, इस दौरान जो है बैंकों के एनपीए में जो है काफ़ी वृद्धि हो गया था, जिससे जो है हमारा जो बैंकों का साख प्रबंधन, उनके लाभ की जो क्षमता है वो सब जो है डमाडोल हो गया था। तो इस वजह से और जो है अपारदर्शी एग्जिट नीति के कारण भी आर्थिक इकाइयों के जो लिक्विडेशन होता है, उस लिक्विडेशन का जो समय होता है वो बढ़ जाता है, जिससे जो बैंकों के एनपीए का जो रूप जो होता है वो बढ़ने लगता है। तो अभी हाल ही में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया SBI ने अपने एनपीए का जो उसका अनुपात है उसमें जो है कमी का जो है रिपोर्ट दिया है कि उसने अपने एनपीए में कमी कर लिया है। और ये कमी उसने इसलिए कर पाया है क्योंकि बेहतर वसूली का प्रयास किया, बेहतर वसूली प्रयास हो और खराब ऋणों को जो है पुनर्गठन, खराब ऋणों को पुनः जो है उसको गठित करने में जो है अधिक सशक्तता की वजह से SBI ने अपने एनपीए में कमी किया है। तो एनपीए में जो कोविड-19 प्रभाव के दौरान जो बैंकों के एनपीए में वृद्धि हुई थी, एंड जो कारपोरेट एनपीएस होती हैं, कारपोरेट क्षेत्र की जो कंपनियां होती हैं उनके द्वारा एनपीए में वृद्धि हुई। जैसे कि बड़ी कंपनी जैसे कि विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, ये एक बहुत बड़ी कंपनी है जो कि बैंकों से ऋण लेती है। तो अगर इसका कोई मिशन सक्सेसफुल नहीं होता है तो इस वजह से जो है बैंकों के एनपीए में वृद्धि हो जाती है। तो ये सभी स्थितियों में जो बैंकों के एनपीए में वृद्धि हो जाती है। एंड तो इसका प्रभाव क्या पड़ता है, एनपीए का प्रभाव जो है जैसे कि एनपीए का प्रभाव जो हमारी वित्तीय संस्थाओं पर पड़ता है, वित्तीय संस्थाओं पर इसका प्रभाव पड़ता है। जैसे कि रिटर्न ऑन एसेट जो होता है उसमें कमी आ जाती है। बैंकों के जो ऋण होते हैं वो रिटर्न नहीं हो पाते हैं, तो उसमें जो है रिटर्न ऑन एसेट मतलब उनकी परिसंपत्तियों का जो रिस्टोर करने की क्षमता होती है वो नहीं हो पाती है। एंड जो रेटिंग एजेंसियां होती हैं, रेटिंग एजेंसी द्वारा उनके रेटिंग को घटा दिया जाता है। तो उस रेटिंग एजेंसी उनके रेटिंग को घटाने के कारण जो है जो हमारी बैंकिंग व्यवस्था होती है उस पर नागरिकों का विश्वास कम हो जाता है। तो इसलिए जो ग्राहक होते हैं जिन बैंकों के रेटिंग कम रहती है उन पे
उन पर विश्वास नहीं करते हैं। इस एक अविश्वास की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो इसके फलस्वरूप जो वो बैंक होते हैं जिनका रेटिंग कंपनी द्वारा घटा दिया जाता है, रेटिंग एजेंसी द्वारा घटा दिया जाता है, तो इस वजह से वो जो बैंक होते हैं नए संसाधन नहीं जुटा पाते हैं, क्योंकि उनके पास लोग अपने पैसे ही नहीं रखते हैं, तो उनको नए संसाधन ही नहीं मिलते हैं जिससे वो अपने लाभ को बढ़ा पाएँ, अपने साख सृजन की क्षमता को बढ़ा पाएँ। तो इस वजह से यह जो एक प्रभाव पड़ता है बैंकों पर। एंड एनपीए में अब जब वृद्धि होता है तो परिसंपत्तियों की जो गुणवत्ता होती है उसमें लगातार गिरावट होती चली जाती है, क्योंकि उसकी गुणवत्ता मतलब उसमें परिसंपत्तियों में वृद्धि नहीं हो पाती है, उनकी गुणवत्ता घटती चली जाती है, जिससे ना केवल जो बैंक होते हैं, बैंकों की जो बैलेंस शीट होती है वो ख़राब हो जाती है। इससे बैंकों की साख सृजन करने की क्षमता में भी बहुत अधिक भीतरी तरह से जो है प्रभावित हो पाता है। तो इस वजह से ये प्रभाव पड़ता है। और एनपीए में वृद्धि से जो बैंकों की प्रोविजनिंग की जो राशि होती है उसमें वृद्धि हो जाती है। तो प्रोविजनिंग की राशि में वृद्धि होने की वजह से बैंकों के जो नेट लाभ होता है उसमें कमी आ जाती है। प्रोविजनिंग की राशि उसे कहते हैं जो आरबीआई द्वारा होता है। आरबीआई द्वारा बैंकों पर यह दबाव डाला जाता है कि वो जो है कुछ अपने लाभ का कुछ प्रतिशत जो है राजस्व के रूप में रखें, मतलब एकत्रित करें, उसी को हम प्रोविजनिंग कहते हैं, ताकि जब उन पर कोई ऐसा संकट आ जाए तो वो जो उस राशि का प्रयोग करके जो उससे जो उबर पाएँ, तो उसी को हम प्रोविजनिंग कहते हैं। तो जब एनपीए का प्रभाव पड़ता है तो बैंकों के जो प्रोविजनिंग की राशि होती है जो राजस्व के रूप में रखे रहते हैं उसका जो है वो प्रयोग करते हैं। तो उसका प्रयोग करने की वजह से जो उनका नेट लाभ होता है वो उसमें कमी आ जाती है। नेक्स्ट का प्रभाव ये पड़ता है कि इसका प्रभाव सरकार या फिर अर्थव्यवस्था पर भी पड़ता है। तो इसका प्रभाव ये पड़ता है कि जो वित्तीय संस्थाएं होती हैं, वित्तीय संस्थाओं की साख सृजन करने की जो क्षमता होती है उसमें कमी आ जाती है। तो उनके साख सृजन करने की क्षमता में वो नए जो है साख नहीं एकत्रित कर पाते हैं, तो उसमें जो है कमी आ जाती है, जिससे उनके लाभ हतोत्साहित हो जाता है, लाभ नहीं प्राप्त हो पाता है, जिसका परिणाम ये निकलता है कि जो आर्थिक समृद्धि दर होती है उसका जो है उस पर जो विपरीत प्रभाव उत्पन्न हो जाता है। तो इससे जो हमारा आर्थिक समृद्धि दर होती है उस पर भी काफ़ी अधिक प्रभाव देखने को मिलता है। एंड जो बैंकिंग क्षेत्र होता है, बैंकिंग क्षेत्र पर ग्राहकों का जो है विश्वास बहुत कम हो जाता है, क्योंकि मैंने अभी बताया कि रेटिंग एजेंसियों द्वारा जो है जब एनपीए की स्थिति में जो बैंक रहते हैं तो रेटिंग एजेंसी से उनके रेटिंग को घटा दिया जाता है, जिससे ग्राहकों का विश्वास उस पर कम हो जाता है। तो बैंकिंग संस्थाओं पर जो ग्राहकों का विश्वास कम हो जाता है तो उसके कारण जो वित्तीय समावेशन होता है उसका लक्ष्य नहीं पूरा हो पाता है। वित्तीय समावेशन की जो प्रक्रिया होती है वो उसमें रुकावट उत्पन्न होने लगता है, जिसके परिणाम स्वरूप ये निकलता है कि हमारे जो संसाधन होते हैं वो गतिशील होने के बजाय स्थिर हो जाते हैं, जिससे हमारी अर्थव्यवस्था पर जो है काफ़ी इसका बुरा असर देखने को मिलता है। एंड नेक्स्ट प्रभाव ये पड़ता है कि जो सार्वजनिक क्षेत्र हैं, सार्वजनिक सेक्टर में इसमें जो बैंकों में ये सार्वजनिक क्षेत्र के जो बैंक होते हैं उन जैसे कि एसबीआई एक सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है। तो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में सरकार पर जो है पूंजीकरण का दबाव बढ़ जाता है। तो उन बैंकों को जो अधिक से अधिक पूंजी की जो ज़रूरत पड़ती है, तो पूंजीकरण का दबाव सरकार पर बढ़ जाता है सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को लेकर, जिसके परिणाम से सरकार का ओवरऑल राजकोषीय जो घाटा होता है उसमें वृद्धि हो जाता है। तो राजकोषीय घाटा में जब वृद्धि होता है तो इन्फ्लेशन बढ़ जाता है, मुद्रास्फीति बढ़ जाती है, और जब राजकोषीय घाटा में वृद्धि हो जाता है जो हमारा जो सीएडी होता है चालू खाता घाटा उसमें भी वृद्धि हो जाती है। तो इस वजह से जो है राजकोषीय घाटा तक स्थिति चली जाती है जब एनपीए में वृद्धि होती है। तो एनपीए में जब वृद्धि होती है तो पूरे विश्व स्तर पर, वैश्विक स्तर पर हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था जो होती है, भारतीय अर्थव्यवस्था के जो है पूरे साख को, जो है पूरे लाभ को, पूरे व्यापार को प्रभावित करके रख देती है। तो इसलिए एनपीए की स्थिति हमारी अर्थव्यवस्था के लिए बहुत जो एक संकट की स्थिति उत्पन्न कर देती है। तो जैसे इसका प्रभाव कोविड-19 महामारी के दौरान हमारी अर्थव्यवस्था पर एक संकट उत्पन्न हो गया था, लेकिन काफ़ी हद तक हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था जो है उस रिकवरी कर ली है। हमारी अर्थव्यवस्था जो है उस संकट का जो प्रभाव था बहुत हद तक जो है वो बहुत तेज़ी से जो है तीव्र गति से जो है उस जो है प्रभाव को जो भरने की कोशिश भर रही है। तो
मैंने बताया कि इसका प्रभाव हमारी वित्तीय संस्था और अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। अर्थव्यवस्था पर प्रभाव ये पड़ता है कि वित्तीय समावेशन गिर जाता है, निवेश क्षमता घट जाती है, उत्पादन कम हो जाता है। लेकिन उत्पादन कम हो जाता है और लागत अधिक हो जाता है और ग्रोथ रुक जाता है। तो ये सब स्थिति जो होती है एनपीए की वजह से देखने को मिलती है। तो एनपीए संबंधी कुछ शब्दावलियाँ हैं, जैसे कि रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ एसेट्स। रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ एसेट्स जो है, इसमें बैंकों के द्वारा जो है ग्राहकों को दिए जाने वाले जो ऋण होते हैं, जो कि बैंक ग्राहकों को ऋण देते हैं, तो बैंक ग्राहकों को ऋण जो कुछ शर्तों के आधार पर देते हैं, या फिर ब्याज हो या फिर कोई उनका भौतिक परिसंपत्ति हो, तो कुछ शर्त रख कर ही बैंक जो है ग्राहकों को ऋण देते हैं, ताकि एक सुरक्षित ऋण की स्थिति बन पाए। तो इस प्रकार में जो है रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ एसेट में तो जो वो शर्त होता है उसको बदला जाता है। तो ताकि जो है उन शर्तों को बदल कर जो है एनपीए की जो है बहुत अधिक सरल ढंग से जो है वसूली की जा सके। तो इसके अंतर्गत जो ग्राहक होते हैं, ग्राहकों को ऋण भुगतान संबंधी जो है कई जो है सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। तो ग्राहकों को ऋण ताकि वो जो अधिक सरल ढंग से जो है वो अपने ऋण को जो चुका पाएँ। तो इससे जो है कई तरीकों को अपनाया जाता है, जैसे कि इसमें जो ये होता है, जो ऋण की शर्तें होती हैं उनको कम कर दिया जाता है, एंड जो ब्याज दरें होती हैं उनको उनमें कमी कर दी जाती है, और भुगतान करने संबंधी जो अवधि होती है, समय की अवधि जो होती है, उसमें उसको बढ़ा दिया जाता है, और डेब्ट सिक्योरिटी को शेयर सिक्योरिटी में परिवर्तित कर दिया जाता है। तो ये सब रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ एसेट में किया जाता है, ताकि जो ग्राहक है इस सरल भुगतान प्रक्रिया को देखकर जो वो अपने ऋण को चुका दे। नेक्स्ट है राइट ऑफ एसेट्स। राइट ऑफ एसेट्स में इसमें वे परिसंपत्तियाँ होती हैं जिनके बारे में बैंक ये मानते हैं कि जो ऋण होता है, ऋणी द्वारा इस ऋण का भुगतान नहीं हो पाएगा। बैंकों को ये पूरा विश्वास हो जाता है कि जिस व्यक्ति ने ऋण दिया है वो ऋण का भुगतान नहीं कर पाएगा, तो इस स्थिति में जो बैंक होते हैं उस परिसंपत्ति को राइट ऑफ कर देते हैं। तो इसमें जो है बैंकों के बैलेंस शीट में यह दर्शाया जाता है कि वो जो ऋण होता है, ऋण की जो पूर्ति होती है, क्षतिपूर्ति है, वो किसी अन्य माध्यम से जो है ले लिया गया है। बैंक ये अपने बैलेंस शीट में ये दिखाते हैं। तो ये जो पूरी प्रक्रिया होती है, इसका उद्देश्य बैंकों के बैलेंस शीट को साफ करना होता है। तो इसका मतलब ऋण माफ करना नहीं होता है। तो बैंक जो है अपने जो उनका बैलेंस शीट होता है उसमें ही नहीं दिखाते हैं, ताकि उनका जो है रेटिंग एजेंसी द्वारा रेटिंग कम ना कर दिया जाए। इस वजह से बैंक जो इस प्रकार के जो है राइट ऑफ एसेट्स का जो है माध्यम अपनाते हैं। तो जो स्ट्रेस्ड एसेट्स एक होता है, दबाव युक्त परिसंपत्तियाँ होती हैं, जैसे कि स्ट्रेस एसेट बराबर एनपीए प्लस रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ एसेट्स प्लस राइट ऑफ एसेट्स हो जाता है। तो स्ट्रेस एसेट्स कहते हैं हम इनको, राइट ऑफ एसेट्स को, एनपीए को, एंड जो रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ एसेट्स को। तो एनपीए हेतु जो है कुछ इस हेतु जो कुछ उपाय और समाधान किए गए। तो पहला समाधान ये किया गया कि जो सरफेसी एक्ट है, सरफेसी अधिनियम 2002 लाया गया। सरफेसी अधिनियम 2002 में यह है कि बैंक तथा जो वित्तीय संस्थाएं होती हैं उनको यह जो वित्तीय संस्थाएं होती हैं हमारी, उनको यह अधिनियम जो यह अधिकार देता है कि वे जो है जो देनदार होता है, सुरक्षित देनदार की जो है उस परिसंपत्ति को मतलब जिस शर्त पर जो है उस ग्राहक ने ऋण लिया है उसकी परिसंपत्ति को जब्त करने संबंधी अधिकार देता है। तो जिस आधार पर जो है ऋण लिया गया है तो यह अधिनियम जो है बैंकों को एनपीए जब स्थिति हो जाती है तो एनपीए की स्थिति में ग्राहकों की जो परिसंपत्ति होती है, जिस परिसंपत्ति के आधार पर ग्राहक ने उस ऋण लिया है, तो उसको अधिग्रहण करने का, उसको जब्त करने का जो है अधिकार देता है सरफेसी अधिनियम। तो यह प्रक्रिया जो है जिला मजिस्ट्रेट के द्वारा जो है पूरा की जाती है, जिला मजिस्ट्रेट की सहायता से पूरा की जाती है, और यह जो पूरी प्रक्रिया होती है 30 दिन में पूरी कर ली जाती है। इसके कुछ आधार पर आलोचना भी किया गया सरफेसी अधिनियम 2002 की। तो यह अधिनियम जो असुरक्षित ऋण पर लागू नहीं होता है,
केवल सुरक्षित ऋण पर ही लागू होता है। सुरक्षित ऋण मतलब जिस शर्त के आधार पर ऋण लिया गया है उसी शर्त को जब्त कर पाएगा ना। अगर जब सुरक्षित ऋण ना हो तो असुरक्षित ऋण की स्थिति में लागू नहीं होता है। और यह जो कुछ व्यवहारिक कठिनाइयाँ होती हैं उनके कारण इसके लिक्विडेशन में अधिक समय लग जाता है, कुछ स्थिति में कुछ कठिनाइयों के कारण। और यह जो अधिनियम है इसके अंतर्गत जो सुरक्षित परिसंपत्तियाँ होती हैं उनसे संबंधित लेन देन का जो रिकॉर्ड होता है रखने के लिए एक केंद्रीय रजिस्ट्री बनाई जाती है, जिसके माध्यम से केंद्रीय स्तर पर जो विभिन्न भौतिक जो परिसंपत्तियाँ होती हैं हमारी फिजिकल एसेट जो होती हैं उसके डेटा को जो है तैयार किया जाता है। तो इस वजह से जो है यह इसकी आलोचना कई आधारों पर की जाती है, क्योंकि यह जो असुरक्षित ऋणों की स्थिति में जो है यह कारगर नहीं साबित हो पाया है। नेक्स्ट है डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल, DBT, DRT जो यह संस्था है इसकी स्थापना जो है इसकी स्थापना RDDBFI एक्ट 1993 के द्वारा की गई थी। इसका मुख्य कार्य ये होता है कि जो वसूली संबंधी जो विवाद होते हैं उनको निपटारा करना होता है। तो DRT का निर्णय से जो है अगर कोई व्यक्ति असंतुष्ट हो जाता है तो DRAT में भी अपील कर सकता है। तो कुछ आधार पर जो DRT की भी आलोचना की गई, जैसे कि DRT की जो बहुत सीमित संख्या है एंड बहुत लंबित मामलों की इसमें अत्यधिक संख्या हो जाती है और इसमें पेशेवर व्यक्तियों का अभाव देखा जाता है, तो इसकी भी आलोचना की गई DRT की। तो इसकी आलोचना होने की वजह से फिर एक अधिनियम आया, ARC आया, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज, परिसंपत्ति पुनर्संरचना कंपनी है। तो ARC जो है वह कंपनी है जो बैंकों के एजेंट के रूप में कार्य करती है। तो यह बैंकों के एजेंट के रूप में कार्य करके जो है जो NPA होता है, जो जमाकर्ता परिसंपत्तियाँ होती हैं उनका जो पुनर्गठन करती है ARC। तो ARC जो है बैंकों के कर्मचारी के रूप में जो है पैसों को वसूलती है। तो ARC जो है कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत जो है गठित हुई और यह निजी क्षेत्र की जो है एक कंपनी है जो बैंकों के प्रतिनिधि के रूप में जो है कर्मचारी के रूप में जो है बैंकों के प्रतिनिधि के रूप में जो है ग्राहकों से ऋण वसूलती है। तो इस वजह से जो है इसको हम जो है एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी कहते हैं। एंड ARC को जो है RBI से जो है लाइसेंस दिया जाता है। RBI इसको लाइसेंस प्रदान करता है, इसको अधिकार प्रदान करता है, इसलिए जो है RBI के नियमन के अनुसार जो है कार्य करती है। तो यह जो कंपनी है सरफेसी अधिनियम के अंतर्गत जो है ग्राहकों से ऋण को वसूलती है। तो ये जो पूरी प्रक्रिया होती है इस पूरी प्रक्रिया में बैंक और जो बैंक अपना जो ऋण होता है वसूलने का अधिकार जो है ARC को दे देते हैं। तो जो बैंक होते हैं अपने ऋण वसूलने संबंधी जो अधिकार ARC को दे देते हैं और एक समझौता किया जाता है कि जब ARC जो है ऋण को वसूल लेगा तो वो जो धनराशि उसको प्राप्त होगा उसका भुगतान जो है वो बैंकों को कर देगा। तो ये जो है एक समझौता किया जाता है ARC और बैंकों में। तो ARC जो है ARC के द्वारा जो है QIB को जो है सिक्योरिटी रिसिप्ट जारी की जाती है। QIB मतलब क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स। तो QIB के निवेश की इससे जो है QIB के जो निवेश करने की जो संभावना होती है वो बढ़ जाती है। तो ये जो पूरी प्रक्रिया होती है इसका उद्देश्य बैंकों के बैलेंस शीट को जो है साफ करना तथा उनके जो NPAs होता है उसको कम करना होता है। तो इस वजह से जो है ये होता है। नेक्स्ट तो ये जो है ARC की भी सही ढंग से कार्य ना करने की वजह से एक और योजना आया इंद्रधनुष। तो इंद्रधनुष यह एक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में प्रबंधन को सुधार करने के लिए, ताकि सार्वजनिक क्षेत्र की प्रबंधन प्रक्रिया को अधिक अच्छे ढंग से और अधिक पारदर्शी बनाया जा सके। तो उसके लिए जो है एक 7 सूत्रीय जो है कार्यक्रम को शुरुआत किया गया जिसको हम मिशन इंद्रधनुष का नाम देते हैं। तो इसके जो है 7 आयाम है, जैसे कि पहला है अपॉइंटमेंट मतलब नियुक्ति। पहला है अपॉइंटमेंट मतलब जो सार्वजनिक क्षेत्र के जो बैंक होते हैं सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में प्रबंधन के स्तर पर जो उनके प्रबंधन करने के लिए जो है नियुक्ति की जो प्रक्रिया होती है वो पारदर्शी बनाया जा सके, ताकि उसमें कोई जो है गोपनीयता ना रह जाए, ताकि पारदर्शी तरीके से उसके कर्मचारियों की उसके प्रतिनिधियों की नियुक्ति की जा सके, ताकि उसका प्रबंधन अधिक उचित ढंग से हो पाए। दूसरा है बैंक बोर्ड ब्यूरो। तो ये जो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में जो है उनके प्रबंधन का नियमन करने के लिए इसको लाया गया। तो ये जो है बैंक बोर्ड ब्यूरो जो है
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का नियमन करने का कार्य करता है। तीसरा है कैपिटलाइजेशन, पूंजीकरण। तो जो केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार के द्वारा जो है केंद्र सरकार के द्वारा जो है इन बैंकों के जो है जो सार्वजनिक क्षेत्र के जो बैंक होते हैं इनमें जो है अधिक पूंजी देने का कार्य करता है, अधिक पूंजी की व्यवस्था करने का कार्य करते हैं केंद्र सरकार। नेक्स्ट है डी स्ट्रेसिंग में सार्वजनिक क्षेत्र के जो बैंक होते हैं, बैंकों में जो उनके सरकारी जो योजनाएं होती हैं उसको पूरा करने संबंधी जो तनाव और दबाव को जो है कम किया जाता है, ताकि उस तनाव और दबाव को कम करके जो उनके जो कार्य करने की जो दर है उसको बढ़ाया जा सके। नेक्स्ट है एम्प्लॉयमेंट, इम्पावरमेंट में जो है जो बैंकों का जो प्रबंधन होता है उसमें सरकार के जो हस्तक्षेप को बहुत कम कर दिया जाता है। तो कम करने की वजह से जो उसके प्रबंधन करने की जो क्षमता को जो है अधिक निजी ढंग से अधिक सशक्त बनाने के लिए जो है उसमें सरकार की भूमिका को कम कर दिया जाता है। नेक्स्ट है फ्रेमवर्क में जो है जवाबदेहिता को बढ़ाने के लिए उनमें जो है जवाबदेहिता को बढ़ाने के लिए जो अधिक उनमें पारदर्शी ढंग से कार्य करने के लिए एक फ्रेमवर्क प्रारूप तैयार किया जाता है, जिस आधार पर जो उसके प्रबंधन को सुधारा जाता है। नेक्स्ट है गवर्नेंस। बैंकों में जो प्रशासनिक ढांचा होता है उनको पारदर्शी बनाने के लिए, उनके प्रशासनिक ढांचा को पारदर्शी बनाने के लिए ई गवर्नेंस का प्रयोग किया जाता है, प्रयोग करना। तो ये 7 जो फ्रेमवर्क हैं वो मिशन इंद्रधनुष के अंतर्गत लाए गए ताकि सार्वजनिक क्षेत्र के प्रबंधन को सुधारा जा सके। नेक्स्ट हमारा है FSIB जो है एक वित्तीय, इसका नाम है वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो। FSIB जो है यह जो है इसका गठन 2022 में हुआ था और यह जो है संस्था बैंक बोर्ड ब्यूरो के स्थान पर जो गठित की गई थी FSIB। तो इसका मुख्य उद्देश्य जो वित्तीय संस्थाएं जो होती हैं, वित्तीय संस्थाओं में उनके जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस होता है उसमें सुधार करना होता है। तो ये वित्तीय संस्थाओं में जो है तो इसका कार्य ये होता है कि जो वित्तीय संस्थाएं होती हैं, वित्तीय संस्थाओं में उनके पूर्णकालिक जो निदेशक होते हैं जो उसमें कार्य करते हैं, उन निदेशकों को एवं उनके अध्यक्षों की नियुक्ति की जो है नियुक्ति करने की जो है सिफारिश करती है तथा उन्हें जो उनके प्रशिक्षण में जो है सुधार करने, उनके परीक्षण में जो अधिक सुविधा उपलब्ध कराने का जो है कार्य करती है। तो यह जो FSIB जो है वित्तीय सेवा संस्थान जो ब्यूरो है यह एक स्वायत्त और एक सलाहकारी संस्था के रूप में कार्य करती है। इसका जो है यह एक सलाह ही देती है बस, एंड यह तथा इसकी जो सिफारिश पर जो है इसकी जो सिफारिश होती है, जो सिफारिश देता है, इस पर अंतिम निर्णय लेने का जो अधिकार होता है वह आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति के पास होता है। तो इसके सिफारिशों पर निर्णय लेने का कार्य कैबिनेट समिति के द्वारा किया जाता है। तो इस प्रकार जो है बैंक बोर्ड ब्यूरो का जगह जो FSIB ने लिया। एंड नेक्स्ट इसके बाद जो है नेक्स्ट NPA में सुधार के लिए आया 4R का कंसेप्ट आया। 4R में पहला R का मतलब है रिकॉग्निशन में इसका अर्थ है NPA का जो है सूक्ष्म विश्लेषण करना। दूसरा है रिकैपिटलाइजेशन, इसका मतलब है बैंकों में जो है पुनः पूंजी की व्यवस्था करना, उनमें पुनः पूंजी लाना। नेक्स्ट है तीसरा है रिजोल्यूशन, प्रस्ताव। इसका मतलब NPA को कम करने के लिए जो उनमें विभिन्न प्रकार के जो है समाधान लाना, विभिन्न प्रकार के उसमें जो है ऑप्शंस लाना। एंड नेक्स्ट है रिफॉर्म मतलब जो सर्वाधिक उपयुक्त जो समाधान है उसका चयन करना, उस सर्वाधिक उपयुक्त समाधान का चयन करके NPA पर जो लागू करना, NPA को कम करने के लिए जो है उसको अपनाना। इसके बाद आया 4R के बाद आया प्रोजेक्ट सशक्त। तो प्रोजेक्ट सशक्त शब्द का तात्पर्य है, सशक्त शब्द का तात्पर्य यह है कि बैंकों की आर्थिक स्थिति को जो है सशक्त बनाना, उसकी आर्थिक स्थिति को और अधिक जो है मजबूत करना। तो सुनील मेहता समिति की जो है सिफारिश के आधार पर इसकी शुरुआत की गई थी। एंड इस योजना में NPA की जो वसूली की जो प्रक्रिया है वसूल करने की जो प्रक्रिया है उसको राशि यानी कि राशि मतलब पैसों पर जो है उसके राशि उसके पैसों के आधार पर जो उसको वर्गीकृत किया गया राशियों के आधार पर। जैसे कि प्रोजेक्ट सशक्त में पहला है 50 करोड़ या फिर उससे कम का जो राशि है। इस स्थिति में बैंक द्वारा जो संचालन समिति का एक संचालन समिति का गठन किया जाएगा, जो समिति जो है संचालन से 90 दिनों में जो है इसके लिए समाधान प्रस्तुत कर देगी। दूसरा है 50 करोड़ से 500 करोड़ रुपए तक के राशि की जो स्थिति होगी बैंकों पर, तो इसमें जो है इंटर क्रेडिटर
इंटर क्रेडिटर एग्रीमेंट द्वारा जो है लीड बैंक द्वारा जो है इंटर क्रेडिट एग्रीमेंट का जो है गठन किया जाएगा और लीड बैंक द्वारा जो है इसका समाधान जो 180 दिनों में प्रस्तुत कर दिया जाएगा। एंड तीसरा है 500 करोड़ से अधिक का एनपीए। तो इस स्थिति में जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी का गठन किया जाएगा, तो एसेट मैनेजमेंट कंपनी जो है इसके लिए समाधान प्रस्तुत करेगी। एंड ये सभी जो ये सभी जो है यदि किसी भी प्रक्रिया का समाधान नहीं निकलता है तो उस स्थिति में उस मामले में जो है आईबीसी के तहत जो है मामला निपटाया जाएगा आईबीसी के द्वारा। नेक्स्ट है बैड बैंक जो है भारत में जो है एनपीए को कम करने तथा बैंकों के जो बैलेंस शीट को साफ करने के लिए के उद्देश्य से जो है एक प्रथम बैड बैंक के रूप में जो है एनआरसीएल की स्थापना की गई। तो एनआरसीएल जो एक बैड बैंक के रूप में इसकी प्रथम बैड बैंक के रूप में एनआरसीएल की स्थापना की गई। यह जो कि एक बैड बैंक के रूप में कार्य करता है और इसके जब एनपीए बढ़ जाती है तो एनपीए को खरीद लेता है, खरीद कर उनकी एनपीए को खरीद कर उनकी बैलेंस शीट जो होता है उसको साफ कर देता है। तो इस प्रकार यह वित्तीय संस्थाओं के जो एनपीए को कम करने में जो है सहायता करता है। तो एनआरसीएल जो है एनएआरसीएल जो है नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, तो एनआरसीएल जो है इसका गठन कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार किया गया है। यह कंपनी के रूप में एक कंपनी के रूप में स्थापित हुआ। एंड इसे जो है एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी एआरसी के रूप में जो है कार्य करने का जो है लाइसेंस आरबीआई ने दिया इसको। एंड एनआरसीएल में जो 51% जो हिस्सेदारी होती है इसमें सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की 51% हिस्सेदारी होगी और सार्वजनिक क्षेत्र की वित्तीय संस्थाओं को जो है सार्वजनिक क्षेत्र की वित्तीय संस्थाओं की जिसमें बहुत अधिक भागीदारी होगी। और यह संस्था जो है कई प्रकार के चरणों में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की जो है 2 लाख करोड़ रुपए की दबावग्रस्त परिसंपत्ति यानी एनपीए को जो है खरीदेगा। तो एनएआरसीएल की कार्य ये होता है कि यह कंपनी जो वित्तीय जो संस्थाएं होती हैं उनके दबावग्रस्त परिसंपत्तियों के बदले उनको 15% नकद और 85% सिक्योरिटी रिसिप्ट जो है के रूप में भुगतान करेगी, जो 5 वर्षों तक जो है उसकी मान्यता रहेगी, वैध रहेगा। तो एनएआरसीएल में दबावग्रस्त परिसंपत्तियों का जो है अधिग्रहण करने के लिए यह जो है लीड बैंक को एक ऑफर देता है। एंड एनएआरसीएल द्वारा जो 500 करोड़ रुपये से अधिक की दबावग्रस्त परिसंपत्तियों के लिए जो है समाधान लाया जाता है। नेक्स्ट है आईडीआरसीएल, इंडिया डेब्ट रिजोल्यूशन कंपनी लिमिटेड। तो एनआरसीएल के साथ साथ एक नई बैड बैंक यानी इकाई आईडीआरसीएल का गठन किया गया। यह एक सेवा प्रदाता कंपनी है जो परिसंपत्तियों के परिसंपत्तियों का मैनेजमेंट करने का कार्य करती है। तो आईडीआरसीएल एक निजी क्षेत्र की वित्तीय संस्था है। इसमें निजी क्षेत्र की हिस्सेदारी अधिक होगी, 51% की हिस्सेदारी इसमें निजी क्षेत्र की होगी, इसलिए यह निजी क्षेत्र की इकाई के रूप में कार्य करेगा आईडीआरसीएल। एनआरसीएल के द्वारा जो है दिए गए ऑफर जो कि लीड बैंक को ऑफर देता है, अगर वो स्वीकार कर लेता है लीड बैंक तो आईडीआरसीएल जो उन परिसंपत्तियों का प्रबंधन करेगा। इस प्रकार आईडीआरसीएल एक मैनेजमेंट कंपनी के रूप में जो है कार्य करता है। तो एनएआरसीएल का पूंजीकरण जो बैंक होता है, पूंजीकरण बैंक तथा एनबीएफसी के माध्यम से इसका जो पूंजीकरण होता है बैंक और एनबीएफसी के माध्यम से जो है किया जाता है। तो एनएआरसीएल की आवश्यकता पड़ने पर जो है एनआरसीएल जो है आवश्यकता पड़ने पर जो है ऋण भी ले सकता है। एंड यह जो है पूरी व्यवस्था जो होती है सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के जो है समर्थन करने के लिए कार्य करती है, इसीलिए इसकी जो सफलता की जो संभावना होती है वो अधिक होती है। तो नेक्स्ट है आईबीसी।
इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड, आईबीसी जो है दिवाला, इसका हिंदी नाम है दिवाला एंड शोधन अक्षमता संहिता। तो इंसॉल्वेंसी मतलब होता है यह जब कोई व्यक्ति या कंपनी अपने वित्तीय देयताओं को पूरा नहीं कर पाता है, वित्तीय क्षमताओं का आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाता है, असमर्थ हो जाता है, तो उसे दिवालियापन की स्थिति कहते हैं। तो इस स्थिति को जो कंपनी के देता है उनकी परिसंपत्तियों से जब अधिक हो जाती हैं तो बैंक दिवालियापन हो जाते हैं, इसी को हम इंसॉल्वेंसी कहते हैं, दिवाला कहते हैं। नेक्स्ट है बैंकरप्सी। बैंकरप्सी का अर्थ है जो दिवालियापन के बाद वह जो कानूनी प्रक्रिया अपनाई जाती है जिसके द्वारा वित्तीय संस्थाएं जो अपने बकाया ऋण को वसूलने का प्रयास करती हैं, तो इसको हम बैंकरप्सी कहते हैं। नेक्स्ट है कोड संहिता, मतलब जब किसी बिंदु के विशेष पर जो है कानूनों में जो जटिलता होती है, कानूनों में जो बहुत अधिक जो है कार्य बढ़ जाता है, तो उसी को कम करने और सरल और पारदर्शी तरीके प्रक्रिया को जो है हम संहिता कहते हैं। तो आईबीसी इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड की आवश्यकता क्यों पड़ी है? तो इसका आवश्यकता इसलिए पड़ती कि भारत में जो दिवालियापन की जो प्रक्रिया होती है उससे संबंधित जो कानून है भारत में उपलब्ध थे, जिसके कारण जो है जो दिवालियापन की जो प्रक्रिया है उसमें लगभग 4 वर्ष से अधिक का समय लगता था। तो इसके परिणाम स्वरूप न केवल अपने उतने समय तक बैंकों के बैलेंस शीट खराब हो जाती थी, बल्कि उनकी परिसंपत्तियों का जो मूल्य ह्रास होता था, उसके कारण बैंकों का जो बकाया ऋण होता था, मतलब बकाया ऋण मतलब वो जिन लोगों को ऋण दिए होते हैं उसको वसूलने वो भी उस स्थिति में नहीं मिल पाता है जितना मात्रा में वो ऋण दिए होते हैं, तो उसका वास्तविक मूल्य उनको प्राप्त नहीं हो पाता था जब वो दिवालियापन से उभरते थे। तो इस वजह से जो है इसीलिए जो है आईबीसी को लाया गया, आईबीसी की आवश्यकता पड़ी। आईबीसी का उद्देश्य यह है कि दिवालियापन को जो है कि जो संपूर्ण प्रक्रिया है उसको बहुत समयबद्ध ढंग से इसको पूरा किया जा सके, और ऋणदाता जो है, ऋण देने वाला जो है, उसको ऋण वसूलने संबंधी जो जटिल कानूनी प्रक्रिया है उससे मुक्ति प्रदान किया जा सके, ताकि उस प्रक्रिया को सरल बनाया जा सके, ताकि वो अपने ऋण को जो वसूल सके। एंड इसमें जो आर्थिक रूप से जो है एक वहनीय प्रक्रिया को लागू किया गया। एंड आईबीसी के अंतर्गत जो कई संस्थागत आयाम भी कार्य करते हैं, जिसके पहला है इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसीज। तो ये जो एजेंसी हैं किसी कंपनी की वर्तमान जो आर्थिक स्थिति होती है उसका अध्ययन करते हैं। तो किसी कंपनी की आर्थिक स्थिति का अध्ययन करके उसके जो दिवालियापन होने या फिर ना होने की जो है उस कंपनी को जानकारी देते हैं। तो एजेंसी में जो कार्य करने वाले जो व्यक्ति होते हैं, जो तकनीकी विशेषज्ञ होते हैं, हम उनको जो है इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स के नाम से जानते हैं। तो ये एक आयाम है जो कि एनबीएफसी में एक संस्था के रूप में कार्य करती है। नेक्स्ट है इंफॉर्मेशनल यूटिलिटीज़। तो ये जो है संस्था जो है, जो कंपनी होता है जो कि ऋण लिया होता है, उस कंपनी के जो विभिन्न आर्थिक आंकड़ों के अनुसार आंकड़ों की आवश्यकता अनुसार जो है आईपीए उस मामले को जो आईपीए को उपलब्ध कराती है, उस जानकारी को। तो आईपीए को उपलब्ध कराती है आईपीए तो इस आर्थिक तो ये जो आर्थिक आंकड़े होते हैं, इनमें जो कंपनी की जो वर्तमान देयताएं होती हैं, परिसंपत्तियां होती हैं, वो सभी संबंधी जो जानकारियां होती है वो इसमें उपलब्ध होते हैं। आईपीए मतलब इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी जो है, अभी मैंने बताया। तो ये जो आईपीओ को उपलब्ध कराए ताकि आईपीओ उसका अध्ययन करके बता सके कि ये कंपनी दिवालियापन होगा ना ही होगा। नेक्स्ट है इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। तो ये जो है आईबीसी के तहत जो संपूर्ण जो प्रक्रिया होती है उसका नियमन करने के लिए जो है एक नियामक के रूप में जो इस बोर्ड की स्थापना किया गया, ताकि जो है यह आईबीसी का जो है नियामक के रूप में कार्य कर सके। इसमें आरबीआई और सरकार के प्रतिनिधि जो है इसमें कार्य कर रहे होते हैं, और इस बोर्ड का मुख्य कार्य जो है, जो पूरी कार्य प्रणाली होती है आईबीसी की, उसमें पारदर्शिता लाने के लिए और उसको समयबद्ध ढंग से अधिक अच्छे ढंग से उसका क्रियान्वयन किया जा सके, इसमें जो है इसलिए जो है ये नियामक के रूप में जो है आरबीआई और सरकार की तरफ से जो इसमें कार्य करते हैं। नेक्स्ट ट्रिब्यूनल जो है आईपीए,
इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स एजेंसी जो है के द्वारा प्रस्तावित CIRT मतलब कॉरपोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस। तो CIRT पर जो अंतिम निर्णय देने का जो अधिकार होता है ट्रिब्यूनल का होता है। यदि यह मामला जो है किसी व्यक्ति या फिर साझेदारी फर्म से संबंधित होता है तो इस पर जो है निर्णय देने का जो अधिकार है DRT के पास चला जाता है। यदि ये मामला जो है किसी कंपनी अथवा से संबंधित होता है तो ये पूरी प्रक्रिया जो होती है NCLR के द्वारा जो निपटाया या निर्णय लिया जाता है। तो IBC की विशेषताएं क्या होती हैं? IBC की विशेषताएं ये होती हैं कि जो दिवालियापन की पूरी प्रक्रिया होती है, उस दिवालियापन की प्रक्रिया में जो ऋणी होता है और ऋणदाता होता है, उसके निवेदन पर जो है यह दिवालियापन की जो प्रक्रिया होती है, दिवालियापन में सुधार करने का, वो प्रारंभ की जाती है। तो पहले IBC के द्वारा अनुमति ली जाती है ऋणदाता और ऋणी के द्वारा। तो दिवालियापन का जो मामला होता है, प्रक्रिया होती है, इसको प्रारंभ होने से 330 दिनों में जो है इसको पूरा कर लिया जाएगा। और कंपनी की जो परिसंपत्तियां होती हैं, लिक्विडेशन होगा, उसकी नीलामी का जो प्रक्रिया होती है और उसके लिक्विडेशन और नीलामी प्रक्रिया के तहत जो है उसका लिक्विडेशन किया जाता है, उसकी देयताएं में सुधार किया जाता है। लेकिन IBC की आलोचना की गई। इसकी आलोचना इसलिए की गई कि IBC की जो पूरी प्रक्रिया जो है पूरी होने के बाद भी जो क्रेडिटर्स ने NPA की पूरी राशि नहीं वसूल पाते हैं। एंड संहिता को पेशेवर व्यक्तियों के अभाव के कारण इसमें पेशेवर व्यक्तियों का अभाव पाया जाता है। एंड कई विवादित मामलों की जो है अत्यधिक संख्या हो जाती है। इसमें कई विवादित मामलों की संख्या के कारण जो यह जो प्रक्रिया होती है IBC की, वो सही समयबद्ध रूप से सही समय पर पूरा नहीं हो पा रही थी। एंड IBC को लागू करने के लिए जो नियामक होते हैं उसके पास जो पर्याप्त अधिकार नहीं है, जिससे वो जो IBC की जो पूरी प्रक्रिया है उसको सही ढंग से लागू कर सकें। तो इस वजह से जो कुछ आलोचना भी IBC की आलोचना की गई। तो नेक्स्ट है प्री पैक इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस। तो ये जो है इसमें IBC में संशोधन के माध्यम से MSME इकाइयों के लिए दिवालियापन संबंधी जो प्रक्रिया के लिए एक नया प्रस्ताव लाया गया। इस प्रक्रिया में मुख्यतः जो 1 करोड़ रुपए तक का डिफॉल्ट वाली जो MSME इकाइयों को जो इसमें शामिल किया गया। एंड इसे जो है बहुत अधिक समयबद्ध रूप से NPA की वसूली की जा सकती है। जैसे कि पहला है PIRP और दूसरा है CIRP। तो PIRP जो है इसका आवंटन जो है इसका जो है कोर्ट मामले को निपटाया जाएगा। एंड ऋणी अपने जो है फर्म पर जो है नियंत्रण बना कर रखता है। एंड 120 दिनों में ये पूरी प्रक्रिया हो जाती है। दूसरा है CIRP में, इसमें जो है सार्वजनिक नीलामी जो प्रक्रिया होती है वो लिक्विडेशन समयबद्ध रूप से हो जाएगा। और फर्म का जो प्रबंधन जो होता है वो पेशेवर व्यक्तियों के पास होता है। एंड यह 330 दिनों में पूरी प्रक्रिया कर ली जाती है। तो इस प्रकार जो है IBC में इस प्रकार की आलोचनाएं के बाद इसमें संशोधन किया गया। एंड त्वरित कठोर कार्रवाई की गई। जैसे कि त्वरित कठोर कार्रवाई में RBI द्वारा जो है जो वित्तीय संस्थाएं होती हैं उनमें जोखिम को अधिक होने पर, जो वित्तीय संस्थाएं यानी बैंकों में जब जोखिम अधिक हो जाती है तो उन पर जो कठोर कार्रवाई की जाती है RBI के द्वारा। इसका उद्देश्य वित्तीय व्यवस्था में जो है हमारी जो व्याप्त जोखिम होती है उसको कम करने के लिए जो जमाकर्ता होती है, जमाकर्ता के अधिकारों की सुरक्षा करने के लिए की जाती है। तो जो जमाकर्ता होते हैं पैसे जो उस संस्था में जमा करते हैं, वित्तीय संस्था में, जब वो दिवालियापन हो जाती है तो उनको अपना वो राशि नहीं मिल पाता है। तो उसी को सुरक्षित करने के लिए सरकार ने इस पर कठोर कार्रवाई करना शुरू किया। तो जब किसी बैंक का जो नेट NPA 6% से अधिक हो जाता है तो RBI के द्वारा जो है उस पर कठोर कार्रवाई की जाती है। तो 6% से अधिक होने की स्थिति में तो जैसे कि उस कठोर कार्रवाई में ये होगा कि उसके साख सृजन की क्षमता को पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा, प्रोविजनिंग की राशि में वृद्धि कर दी जाएगी, नए कर्मचारियों की भर्ती पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा, जो है शाख विस्तार पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा और निदेशक मंडल में जो नियुक्ति होती है पद मुक्ति होती है उस पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। NPA की व्यापक समीक्षा की जाएगी एंड CAR में वृद्धि कर दिया जाएगा। तो
इस प्रकार का कठोर कार्रवाई जो उन बैंकों पर किया जाता है जिनका एनपीए 6% तक चला जाता है, ताकि उनको दिवालिया होने से रोका जा सके। तो नेक्स्ट है बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट। तो ये जो है इसको 1930 में स्थापित किया गया था। इस अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संगठन का मुख्यालय जो है स्विट्जरलैंड में है। स्विट्जरलैंड के बेसल शहर में स्थित है बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट का। एंड इसका उद्देश्य जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो वित्तीय व्यवस्था होती है उसमें जो जोखिम होता है उसको कम करना होता है, एंड वित्तीय स्थिरता जो होती है उसको बनाए रखने का कार्य करना होता है। तो इसके अंतर्गत उन मानकों को निर्धारित किया जाता है, उन फ्रेमवर्क को निर्धारित किया जाता है जिनसे जो वित्तीय व्यवस्था जो होती है उसमें जो जोखिम होता है उसको कम किया जा सके। तो हम इन्हीं मानकों को जो बेसल मानक कहते हैं, इसमें जो है CAR जो है प्रमुख होता है। CAR, तो CAR क्या होता है? CAR जो कैपिटल एडिक्वेंसी रेशियो, इसको हम CRAR भी कहते हैं, कैपिटल टू रिस्क एसेट रेशियो। इस प्रकार जो पूंजी पारदर्शिता जो अनुपात है, ये जो एक बेसल मानक है, इसके अंतर्गत जो बैंकों को अपनी जो जोखिम होती है उसको जोखिम से भरित जो परिसंपत्तियाँ होती हैं उसके अनुपात में जो कुछ पूंजी स्वयं के पास सुरक्षित रखनी होती है। तो उस जोखिम भारी परिसंपत्तियों का प्रतिशत एक राजस्व के रूप में वो सुरक्षित रखते हैं स्वयं के पास। जो बैंकों को जो है अचानक होने वाली जो वित्तीय दुर्घटना होती है उसमें जो है उनको एक सुरक्षित करने में सहायता करता है, उनको सुरक्षा प्रदान करने में जो ये CAR होता है उनको सहायता करता है। तो इस अनुपात का निर्धारण करने का अधिकार जो केंद्रीय बैंक के द्वारा किया जाता है। एंड CAR में वृद्धि करने पर बैंकों की जो साख सृजन की क्षमता होती है वो पूरी तरह से जो है कम हो जाती है। तो इसके बढ़ते अनुपात को जो लागू करने के लिए अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। मतलब जब CAR का अनुपात बढ़ा दिया जाता है केंद्रीय बैंक द्वारा, तो इसके लिए जो बैंकों को अधिक पूंजी की आवश्यकता पड़ने लगती है। तो यह आवश्यक नहीं है कि जो अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय स्तर पर जो बेसल मानकों को एक साथ लागू किया जाए। जैसे कि CAR है, तो CAR जैसे टियर फर्स्ट पूंजी प्लस टियर सेकेंड पूंजी बटे में कुल जोखिम भारित परिसंपत्तियाँ। नेक्स्ट है कैश डिपॉजिट रेशियो। तो यह अनुपात यह दर्शाता है कि 1 रुपया जमा करने पर जो बैंक 1 रुपया लोगों से जमा लेते हैं, उस जमा के बदले बैंकों को कितना नकद जो है स्वयं के पास सुरक्षित रखना होता है। यदि देश में जो है डिजिटल पेमेंट एंड प्लास्टिक मनी अथवा इंटरनेट बैंकिंग का जो है प्रचलन जब बढ़ जाए तो इस स्थिति में जो है इस अनुपात में कमी आने लगती है। तो बैंकों के जो है इस अनुपात में जो है बैंकों में कमी आने लगती है। तो यह अर्थव्यवस्था में जो कैश के प्रचलन में जो है कमी को दर्शाता है, क्योंकि जो है लोग जो है अधिक डिजिटल पेमेंट को जो बढ़ावा देते हैं, तो लोग जो है बैंकों से पैसा नहीं लेते हैं, कैश के रूप में पैसा निकालने नहीं चाहते हैं। तो इसलिए कैश डिपॉजिट जो रेशियो है इसका कुल जमा कैश इन हैंड प्लस CRR बटे में कुल जमा के रूप में जो इसको दर्शाया जाता है कैश डिपॉजिट रेशियो को। तो इस वजह से जो है डिजिटल पेमेंट जब होता है तो कैश का प्रचलन जो होता है वो अधिक बढ़ जाता है। एंड नेक्स्ट है क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो। तो क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो में यह दर्शाता है कि ग्राहकों द्वारा जो जमा किए गए 1 रुपया होता है, 1 रुपये का कितना हिस्सा बाजार में ऋण के रूप में जो है दिया गया है। यदि इस अनुपात में वृद्धि होती है तो यह जो है दर्शाता है कि जो बाजार होता है, बाजार में शाखा की जो मात्रा होती है उसमें वृद्धि हो रही है। तो इसका परिणाम ये निकलता है कि जो वित्तीय संस्थाएं होती हैं उनके जोखिम में भी वृद्धि हो जाता है। जिससे कि क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो को दर्शाया जाता है कुल उधार बटे में कुल जमा के रूप में जो क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो का दर्शाया जाता है। तो हमारी जो बैंकिंग पूंजी होती है वो 2 प्रकार की होती है। एक टियर फर्स्ट पूंजी होती है जिसको हम मुख्य पूंजी के रूप में जानते हैं, एक टियर 2 पूंजी होती है। तो टियर फर्स्ट पूंजी जो होती है अधिक तरल होती है एंड टियर 2 पूंजी में जो है यह पूंजी जो टियर फर्स्ट की तुलना में जो है कम तरल होती है। तो टियर फर्स्ट पूंजी या पूंजी की दबाव झेलने की जो क्षमता अधिक होती है इस पूंजी में, जैसे कि SLR सिक्योर्ड लोन। एंड टियर 2 पूंजी इसकी जोखिम सहन करने की क्षमता बहुत भी कम होती है, जैसे कि असुरक्षित ऋण एंड बैंकिंग गतिविधियों में प्राप्त आय इसका एग्जाम्पल है।
तो एक होता है लेवरेज रेशियो। लेवरेज रेशियो ये होता है जो बैंकों में टीयर फर्स्ट पूंजी तथा उनकी कुल परिसंपत्तियों के मध्य अनुपात को दर्शाता है लेवरेज रेशियो। तो यह अनुपात बैंकों को जो कोर कैपिटल होता है उसके कोर कैपिटल की उपलब्धता को दिखाता है। तो यह अनुपात का अधिक होना यह दर्शाता है कि बैंकों के जो वित्तीय जोखिम होता है, वित्तीय जोखिम करने की जो क्षमता होती है वो अधिक हो जाती है। तो जैसे अमेरिका के 2007 से 8 के संकट के बाद पेशर मानकों के तहत जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वित्तीय संस्था व्यवस्था होती है उसके जोखिम को कम करने के लिए इस अनुपात की शुरुआत की गई थी लेवरेज रेशियो का। तो लेवरेज रेशियो बराबर टीयर फर्स्ट कैपिटल बटे में टोटल एसेट्स। नेक्स्ट है कैपिटल कंजर्वेशन बफर। तो पूंजी संरक्षण बफर क्या होता है? तो आरबीआई के अनुसार जो प्रत्येक बैंक को अपने न्यूनतम आवश्यकता के अतिरिक्त उनकी जो न्यूनतम आवश्यकता होती है उसके अतिरिक्त कुल पूंजी स्वयं के पास सुरक्षित रखनी होती है, कुछ पूंजी। तो जिसे पूंजी संरक्षण बफर कहते हैं। तो यह CRR तथा SCAR से अलग होता है। तो आरबीआई के अनुसार प्रत्येक बैंक को पूंजी संरक्षण बफर के रूप में 2.5% पूंजी स्वयं के पास सुरक्षित रखना अनिवार्य होता है। इसका उद्देश्य ये होता है कि वित्तीय संस्थाओं में व्याप्त जोखिम होती है उसको कम किया जा सके। तो भारत में पूंजी संरक्षण बफर के रूप में अधिक पूंजी रखने की कई कारणों से इसकी कठिनाई होती है। भारत में पूंजी सुरक्षा बफर रखने में कई माध्यम से इसकी कठिनाई होती है बैंकों में, जैसे कि NPA में वृद्धि हो जाती है, ROA में कमी आ जाती है, परिसंपत्तियों की गुणवत्ता में कमी आ जाती है। सार्वजनिक क्षेत्र के जो बैंक होते हैं उनके द्वारा पूंजी के लिए सरकार पर अधिक निर्भर हो जाते हैं। तो इस वजह पूंजी संरक्षण बफर भारत में रखना बैंकों पर कठिन हो जाता है। तो आरबीआई की बैलेंस शीट क्या होती है? मतलब आरबीआई का बैलेंस शीट में किस प्रकार की राशि सम्मिलित है? जैसे कि आरबीआई की बैलेंस शीट में लायबिलिटी देयताएं और परिसंपत्ति एसेट दो प्रकार के आरबीआई का बैलेंस शीट दो प्रकार से बढ़ता है। पहला है देयताएं। लायबिलिटी मतलब जैसे करेंसी नोट से आरबीआई के बैलेंस शीट बढ़ता है। बैंकों द्वारा आरबीआई के पास जमा रखना, रिजर्व फंड, जोखिम प्रावधान और शेयर कैपिटल अंश पूंजी। तो इस प्रकार की वजह से आरबीआई की लायबिलिटीज़ होती हैं। दूसरा एसेट्स में जैसे गोल्ड हो गया, आरबीआई द्वारा दिया गया किसी को ऋण हो गया, घरेलू अथवा विदेशी निवेश हो गया। तो ये आरबीआई के एसेट्स होते हैं, परिसंपत्तियाँ होती हैं। तो आरबीआई के आय का स्रोत क्या है? आरबीआई का आय का स्रोत ब्याज प्राप्ति होता है। जैसे कि ब्याज प्राप्ति में घरेलू और विदेशी। तो घरेलू ब्याज प्राप्ति में वो जैसे कि OMD हो गया, जैसे कि OMO हो गया, MSF रेट हो गया, LAF हो गया, सरकार या बैंकों द्वारा दिया गया ऋण हो गया, WMA हो गया। और विदेशी ब्याज प्राप्ति में जैसे विदेशी परिसंपत्तियों से प्राप्त ब्याज। तो इस प्रकार आरबीआई के स्रोत होते हैं। और अन्य भी होते हैं जैसे कि कमीशन, डिस्काउंट्स, विदेशी अथवा घरेलू परिसंपत्तियों को बेचने से प्राप्त आय। तो इस प्रकार ये आरबीआई के स्रोत होते हैं। तो विदेशी विनिमय भंडार। नेक्स्ट है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। विदेशी विनिमय भंडार तो देश के केंद्रीय बैंक द्वारा आयात निर्यात की आवश्यकताएं होती हैं उसको पूरा करने के लिए बहुत पर्याप्त मात्रा में, बहुत अच्छे ढंग से विदेशी विनिमय भंडार रखा जाता है आरबीआई के द्वारा, ताकि आयात निर्यात की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। एंड विदेशी विनिमय भंडार की मात्रा विदेशी व्यापार, जीडीपी के आकार तथा बाजार की प्रकृति के अनुसार यह निर्धारित की जाती है। एंड भारत में विदेशी विनिमय भंडार के प्रबंधन का जो कार्य होता है वो आरबीआई के द्वारा ही किया जाता है। एंड विदेशी विनिमय भंडार का अर्थ ये है कि किसी अर्थव्यवस्था के पास एक निश्चित समय पर उसके पास कितनी विदेशी परिसंपत्तियाँ उपलब्ध है उसकी मात्रा के आधार पर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को देखा जाता है। एंड जिससे वो देश होता है, देश अपने विदेशी व्यापार को सुचारू रूप से बनाए रखने के लिए, चालू रखने के लिए इस भंडार में कई बिंदु शामिल होते हैं। तो जब ये रखा जाता है तो हमारी निर्यात करने की क्षमता, आयात करने की क्षमता होती है, आयात करने के लिए हमें विदेशी रिजर्व की आवश्यकता पड़ती है। तो जैसे कि गोल्ड, विदेशी मुद्रा में धारित परिसंपत्तियाँ, SDR, रिजर्व ट्रेंच, ये जो भंडार होते हैं जो कि विदेशी मुद्रा को सुचारू रूप से बनाए रखने में सहायता करते हैं।
नेक्स्ट है डिजिटल पेमेंट इंडेक्स। डिजिटल पेमेंट इंडेक्स जो है आरबीआई के द्वारा डिजिटल पेमेंट इंडेक्स का जो प्रयोग डिजिटल भुगतान की गहनता को मापने के लिए किया जाता है। एंड इस इंडेक्स की जो गणना होती है अर्धवार्षिक आधार पर की जाती है तथा इसके लिए 2018 के आधार माना गया है। 2018 को जो है आधार माना गया है। इस इंडेक्स में जो है 5 आयाम होते हैं, जैसे कि पहला आयाम है भुगतान सहायता, भुगतान आधारभूत संरचना, भुगतान आधारभूत संरचना, आपूर्ति पक्ष, भुगतान निष्पादन एंड जो उपभोक्ता केंद्रीयता। तो ये 5 प्रकार के आयाम जो होते हैं डिजिटल पेमेंट इंडेक्स में शामिल होते हैं। तो 5 आयामों के आधार पर जो है किसी बैंक के डिजिटल पेमेंट इंडेक्स को जो है डिजिटल पेमेंट की स्थिति को जो नापा जाता है। नेक्स्ट है LTRO, तो लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस। तो LTRO जो इसके अंतर्गत आरबीआई द्वारा जो है बैंकों के दीर्घकालिक जो अवधि के लिए परिसंपत्तियां होती हैं उसके आधार पर ऋण उपलब्ध कराया जाता है। तो ये जो पूरी प्रक्रिया होती है रेपो ऑपरेशंस के तहत कार्य करती है। इसमें ऋण की जो अवधि होती है 1 वर्ष से 3 वर्ष तक होती है और कोविड-19 के दौरान बाजार में जो है अधिक तरलता को लाने के लिए सरकार आरबीआई ने जो इस व्यवस्था की शुरुआत की थी LTRO की, लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस। यदि LTRO में जो है किसी क्षेत्र विशेष को जो है लक्षित किया जाएगा तो इसे जो है टारगेटेड LTRO भी कहते हैं। तो यह जो LTRO जो कोविड-19 के दौरान लाया गया था आरबीआई के द्वारा। नेक्स्ट है SDF, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। SDF जो है इसके अंतर्गत आरबीआई बैंकों से जो है सिक्योरिटी गिरवी रखे बिना जो है ऋण ले सकता है। तो इसका उद्देश्य ये होता है कि आरबीआई की जो सिक्योरिटी संबंधी जो आवश्यकताएं होती हैं उसको कम करने होता है। इसके अंतर्गत तरलता के अवशोषण के लिए प्रतिभूतियाँ जो होती हैं उसकी जमानत के रूप में रखने की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें किसी शर्त की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो आरबीआई अधिनियम 1934 की धारा 17 के अनुसार जो आरबीआई को यह अधिकार है कि वह जो SDF संबंधी जो प्रावधान होती है वो बना सकता है। एंड यद्यपि यह भी है कि रेपो रेट की पूरा करेगा, रिवर्स रेपो रेट को ही पूरा करेगा। एंड तो यह रिवर्स रेपो रेट की जो व्यवस्था को जो है समाप्त नहीं हुई है, यह अभी जारी है। एंड नेक्स्ट है लेक्चर 16। इसमें जैसे पहला टॉपिक है सिक्योरिटी मार्केट चैप्टर का नाम है। तो पहला है बॉन्ड जो होता है यह एक प्रकार का ऋण का उपकरण होता है जिसे सरकार या कंपनी या फिर नगर निगम द्वारा जो एक निश्चित अवधि के लिए बाजार से वित्त को जुटाने के लिए जो है इसको जारी किया जाता है बॉन्ड को। जैसे कि सरकारी प्रतिभूति जो होती है केंद्र या राज्य सरकार द्वारा जारी की जाने वाली एक व्यापार योग्य ऋण प्रतिभूति होती है और यह जो सरकार की जो है ऋण देयता को दर्शाती है कि सरकार की ऋण कितनी लायबिलिटी है ऋण देने के लिए। एंड सरकारी प्रतिभूतियाँ जो है जोखिम रहित उपकरण अथवा गिफ्ट एज इंस्ट्रूमेंट भी कहलाती हैं। इसमें कोई जोखिम नहीं होता है। एंड आरबीआई का जो है सार्वजनिक ऋण कार्यालय सरकारी प्रतिभूतियों की जो है रजिस्ट्री का कार्य करती है। तो सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश करने के लाभ क्या मिलते हैं? तो पहला तो होता है ब्याज के साथ साथ जो है मूलधन वापसी की जो है गारंटी होती है। अलग अलग परिपक्वता अवधि में यह उपलब्ध होता है, अलग अलग अवधियों में। एंड इन्हें जो है द्वितीयक बाजार में जो बेचा जा सकता है। ये प्रतिभूतियाँ जो अधिक तरल, पारदर्शी और सुरक्षित लेन देन से जो है युक्त होती हैं। एंड इनका जो प्रयोग होता है रेपो बाजार से जो उधार लेने में जो है किया जाता है। तो जो सिक्योरिटी होती हैं 2 प्रकार की होती है, एक डेब्ट सिक्योरिटी होती है, दूसरा शेयर सिक्योरिटी। डेब्ट सिक्योरिटी 2 प्रकार के, गवर्नमेंट सिक्योरिटी एंड कमर्शियल सिक्योरिटी। गवर्नमेंट सिक्योरिटी 2 प्रकार के, शॉर्ट टर्म यानी 1 वर्ष से कम के एंड लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म में जो ट्रेजरी बिल्स और CMB आ जाएगा, लॉन्ग टर्म में ड्यूटेड सिक्योरिटी एंड गवर्नमेंट बॉन्ड्स आ जाएगा। शेयर सिक्योरिटी 2 प्रकार के, इक्विटी शेयर एंड परफॉर्मेंस शेयर। तो ट्रेजरी बिल जो होता है एक डेब्ट सिक्योरिटी है, यह एक जो है अल्पकालिक सरकारी ऋण प्रतिभूति होती है 1 वर्ष से कम की। एंड यह मुद्रा बाजार का जो एक उपकरण होता है, इसके माध्यम से केंद्र सरकार वित्त एकत्रित करने का कार्य करती है। इसे जो है जीरो कूपन बॉन्ड भी कहते हैं क्योंकि इस पर ब्याज अदा नहीं किया जाता है। तो यह राज्य सरकार ट्रेजरी बिल जारी नहीं कर सकती है। एंड ट्रेजरी बिल को जो है बट्टे पर जारी नहीं किया जा सकता तथा अंकित मूल्य पर जो बट्टे पर जारी नहीं किया जा सकता है। और इसको जो है
जो अंकित मूल्य होता है उसको जो इस पर इसको लागू किया जाता है। तो परिपक्वता अवधि के आधार पर जो ट्रेजरी बिल्स 3 प्रकार के होते हैं। एक जो है 91 दिन की अवधि तक, एक 182 दिन की और एक 364 दिन की अवधि की होती है। तो नेक्स्ट है कैश मैनेजमेंट बिल, नकद प्रबंधन बिल। तो यह केंद्र सरकार द्वारा जो जारी की जाने वाली जो अल्पकालिक ऋण प्रतिभूति होती है, नकद प्रबंधन बिल, इसकी परिपक्वता अवधि जो होती है 91 दिन या उससे कम की होती है। इसका उद्देश्य केंद्र सरकार जो है कि नकदी संबंधी जो अस्थायी समस्या होती है उसको दूर करना होता है। नेक्स्ट है डेटेड सिक्योरिटी। तो ये प्रतिभूतियाँ जो है, इन प्रतिभूतियों पर परिपक्वता दिनांक जो है अंकित नहीं होता है, इसीलिए इन्हें जो है डेटेड सिक्योरिटीज़ कहते हैं। सामान्यतः इनकी जो परिपक्वता अवधि जो होती है 5 वर्ष से 40 वर्ष की होती है। नेक्स्ट है राज्य विकास ऋण। तो यह भी एक प्रकार की जो है डेटेड सिक्योरिटी है, यद्यपि इसका उद्देश्य जो है किसी क्षेत्र विशेष का जो विकास करके जो है ऋण लेना होता है, विकास करने के लिए जो है ऋण लेना होता है। एंड इन प्रतिभूतियों के माध्यम से राज्य सरकारें जो है जो आर्थिक विकास संबंधी जो कार्य होता है वो करती हैं। तो राज्य विकास ऋण से जो है राज्य सरकारें विकास करने का कार्य करती हैं। नेक्स्ट है डिवेंचर मतलब ऋण पत्र। तो यह एक लिखित प्रपत्र होता है जिसका प्रयोग कंपनी द्वारा जो है बाजार से वित्त एकत्रित करने के लिए किया जाता है। तो इसके माध्यम से पूर्व निर्धारित जो है ब्याज दर पर एक निश्चित अवधि के लिए ऋण लिया जाता है। एंड डिवेंचर 2 प्रकार के होते हैं, एक जो कन्वर्टिबल होता है, एक नॉन कन्वर्टिबल होता है। कन्वर्टिबल इन्हें जो है इक्विटी शेयर में परिवर्तित किया जा सकता है, नॉन कन्वर्टिबल इन्हें जो है शेयर सिक्योरिटी में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। तो इन आधारों पर जो है एंड नेक्स्ट है सेवरन गोल्ड बॉन्ड, SGB, संप्रभु गोल्ड बॉन्ड। तो यह इसका मूल्य जो होता है गोल्ड के मूल्य के साथ जो है जुड़ा होता है और यह एक जो गोल्ड के मूल्य वर्ग में जो है जारी किया जाता है। इसकी जो परिपक्वता अवधि होती है 8 वर्ष होती है या फिर न्यूनतम जो है 5 वर्ष तक जो है इसमें निवेश करना अनिवार्य है। निवेश की जो राशि होती है उस पर सरकार द्वारा जो 2.5% का जो ब्याज होता है वो दिया जाता है। एंड सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड के लाभ ये होते हैं कि बाजार मूल्य के साथ साथ जो है ब्याज भी प्राप्त होता है। एंड मेकिंग चार्ज और शुद्धता का जो भुगतान होता है वो नहीं करना पड़ता है। डिजिटल रुपया स्वरूप में जो होने के कारण जो सुरक्षा की जो लागत होती है वो शून्य हो जाती है। नेक्स्ट है RBI रिटेल डायरेक्ट स्कीम, जो कि RBI द्वारा लाया गया। तो RBI द्वारा जो है खुदरा निवेशकों की सरलता से सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश के अवसर को प्रदान करने के लिए जो इस योजना की शुरुआत की गई थी। एंड यह योजना जो व्यक्तिगत और खुदरा निवेशकों को जो सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश करने हो तो वन स्टॉप सॉल्यूशन उपलब्ध कराता है। तो इसका कार्य होता है, इसकी निम्नलिखित दिशाएं जैसे कि इसके अंतर्गत खुदरा जो निवेशक होते हैं सरकारी प्रतिभूतियों में प्राथमिक और द्वितीयक बाजार में जो है निवेश कर सकते हैं। एंड खुदरा निवेशकों को जो RBI के पास जो है रिटेल डायरेक्ट गाइड अकाउंट खुलवाना होगा। एंड यह अकाउंट जो होता है निःशुल्क खोला जा सकता है और इसके माध्यम से जो है निम्न प्रतिभूतियों में निवेश किया जा सकता है, जैसे ट्रेजरी बिल, डेटेड सिक्योरिटीज़, राज्य विकास ऋण, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड। तो इन बांडों में जो निवेश किया जा सकता है। तो मुद्रा क्या होता है? मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे और मुद्रा के निम्नलिखित कार्य होते हैं जैसे कि विनिमय का माध्यम, मूल्य मान की इकाई होता है एंड भविष्य के भुगतानों का मानक होता है और मूल्य के भंडार के रूप में जो मुद्रा का उपयोग किया जाता है। तो मुद्रा के विभिन्न रूप होते हैं जैसे कि लीगल टेंडर मनी। यदि किसी संस्था द्वारा जो है विधि के अनुसार जो मुद्रा जारी किया जाता है तो उसे हम विधिक मुद्रा कहते हैं। दूसरा होता है फिड्यूशियरी मनी, विश्वास आधारित मुद्रा। वह मुद्रा जो जारी करने वाली जो संस्था होती है उसके विश्वास पर आधारित होती है, इसे हम जो है विश्वास आधारित मुद्रा कहलाती है। यह जो वित्तीय व्यवस्था होती है इसको सुचारू रूप से गतिमान बनाए रखने के लिए जो है इसकी आवश्यकता होती है।